हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे, जहां पर हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों को भी सॉल्व करके देखा और उसके साथ साथ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड सवालों को भी सॉल्व करके देखा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में आपके साथ जितने सवाल मैंने डिस्कस किए हैं उन सारे सवालों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ढेर सारा होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर अब हमारे सवालों की वैरायटी थोड़ी सी चेंज होती है सर, और इस लेक्चर में जिस सवालों की वैरायटी को हम डिस्कस करेंगे सर, वो अभी तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वैरायटी है और इसके साथ साथ अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी भी है। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये अभी तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वैरायटी भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी भी है? सर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वैरायटी के सवालों के अंदर आपको थेल्स थ्योरम भी लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर इस वैरायटी का सवाल आपको एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में दे देता है तो एक ही सवाल के अंदर वो आपके दोनों कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेगा। इसी वजह से ये सवालों की वैरायटी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक की सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी। चलो ठीक है, एज स्टूडेंट मुझे ये तो समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लेकिन अब एज स्टूडेंट मेरे दिमाग में दो डाउट आ रहे हैं। क्या क्या डाउट आ रहे हैं सर? तो पहला डाउट तो यह आ रहा है सर कि इस वैरायटी को पहचानने का तरीका क्या है, पहचानेंगे कैसे कि यह हमारी डुअल वाली वैरायटी है? और दूसरा डाउट यह आ रहा है सर कि मान लो एक बार के लिए पहचानना भी सीख लिया, लेकिन पहचानना सीखने के बाद अब उसके सॉल्यूशन में, अब उसके आंसर में कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस कंसेप्ट को पहले अप्लाई करना है और किस कंसेप्ट को बाद में अप्लाई करना है? तो एज स्टूडेंट मेरे दिमाग में यही दो डाउट आ रहे हैं। तो मैं डाउट्स को रिपीट कर रहा हूं सर। एज स्टूडेंट मेरे दिमाग में जो दो डाउट आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला डाउट तो यह है सर कि इस सवाल की वैरायटी को पहचानने का तरीका क्या है, और दूसरा डाउट यह है सर कि चलो एक बार के लिए पहचानना भी सीख लिया, लेकिन अब पहचानना सीखने के बाद सॉल्यूशन में किस कंसेप्ट को पहले अप्लाई करना है, किसको बाद में अप्लाई करना है, यह कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? तो यहां पे इन दोनों डाउट का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हर लफ्ज को अब बड़े ध्यान से सुनना सर। तो सबसे पहले अपने पहले डाउट का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सर। तो अगर आपने किसी सवाल को पढ़ा और सवाल को पढ़ने के बाद आपको ऑब्जर्व हो जाए कि गिवन डाटा में भी पैरेलल लाइन है और प्रूफ दैट में भी पैरेलल लाइन है, जहां आपने सवाल को पढ़ा और सवाल को पढ़ने के बाद आपको ऑब्जर्व हो जाए सर कि गिवन डाटा में भी पैरेलल लाइन है और आपको प्रूफ दैट में भी पैरेलल लाइन है, तो तुरंत समझ जाना कि यह हमारी स्पेशल वाली वैरायटी है, यह हमारी डुअल वाली वैरायटी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि जहां आपने किसी सवाल को पढ़ा और सवाल को पढ़ने के बाद आपको क्लियरली यह ऑब्जर्व हो रहा हो कि आपको कुछ पैरेलल लाइन के सेट सवाल ने गिवन डाटा के फॉर्म में दे दिए हैं और लास्ट की तरफ आपको कुछ लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी कह रहा है। तो अगर दोनों कंडीशन आपको एक साथ मिल जाए, यानी कि पैरेलल लाइनें गिवन भी हैं, लाइनों को पैरेलल प्रूफ भी करना है, तो अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो तुरंत समझ जाना कि यह हमारी डुअल वाली वैरायटी है। तो पहला डाउट क्लियर हुआ, सबका होना चाहिए सर। तो अब आप सवाल को पहचानने का तरीका बहुत अच्छे से सीख चुके हो। अब अपने दूसरे डाउट का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हर बात को यहां ध्यान से सुनना सर। अब मुद्दा यह है सर कि चलो पहचानना तो सीख लिया, लेकिन अब उसके सॉल्यूशन के अंदर यह कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस कंसेप्ट को पहले अप्लाई करना है और किस कंसेप्ट को बाद में अप्लाई करना है? तो अब इसका भी आंसर बड़े ध्यान से सुनना। तो सवाल को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको गिवन डाटा के फॉर्म में कुछ पैरेलल लाइनें दिखेंगी। अब इससे आप क्या सोच सकते हो? तो आप तुरंत कहोगे सर कि गिवन डाटा के फॉर्म में पैरेलल लाइन है। तो इस पे अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो मुझे तुरंत समझ में आता है सर कि मुझे सबसे पहले सवाल के अंदर थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि थेल्स थ्योरम के अंदर ही हम जानते हैं सर कि हमें पैरेलल लाइनों के बारे में बता दिया जाता है और उसकी मदद से हम साइड के रेशियो पे चले जाते हैं सर। तो यह फंडा समझ में आया। अब एक बार आपने सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगाकर साइड के रेशियो पर पहुंच गए, अब उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि साइड के रेशियो की मदद से अब हम अपने लाइनों को पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। तो जिस ऑर्डर में सवाल लिखा जाता है उसी ऑर्डर में आपको आगे भी बढ़ना है। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा और उसके बाद उस थेल्स थ्योरम के रिजल्ट की मदद से आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या था सेकंड डाउट? आंसर को फिर से ध्यान से सुनना। हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि शुरुआत में हमें पैरेलल लाइनें गिवन होंगी। अब पैरेलल लाइनें गिवन है, इसके लिए आप किसको पहले इस्तेमाल करना प्रेफर करोगे? तो आप तुरंत कहोगे सर पैरेलल लाइनें गिवन है, तो इससे मुझे तुरंत समझ में आता है कि मुझे थेल्स थ्योरम का सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन पैरेलल लाइंस पे थेल्स थ्योरम ही काम करेगा और वहां पे थेल्स थ्योरम को सबसे पहले लगाने के बाद हम साइड के रेशियो के रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अब वो जो साइड का रेशियो का रिजल्ट आ रहा है सर, उस रिजल्ट की मदद से अब हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाकर अपने लाइनों को पैरेलल भी लास्ट की तरफ प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से बहुत अच्छे से क्लियर होता है सर कि सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा और उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो दोनों इंपॉर्टेंट डाउट एज स्टूडेंट मेरे दिमाग में आ रहे थे उसको सर ने यहां पे क्लियर कर दिया। तो क्लियर सभी को होना चाहिए सर। फंडा समझ में आया? अब सब फंडा क्लियर है तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सवाल की कहानी स्टार्ट करते हैं सर। तो यह रहा हमारे लेक्चर का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है कि एनी पॉइंट x inside triangle DEF is joined to its vertices. From a point P in DX, PQ is drawn parallel to DE meeting XC at Q and QR is drawn parallel to EF meeting XF in R. Prove that PR parallel DF. अब सबसे पहले डाउट को यहां पे ऑब्जर्व करो। क्या आप इस सवाल को पढ़ के यह समझ पा रहे हो कि यह डुअल कंसेप्ट वाला सवाल है? क्या आप इस बात को यहां पे डिटरमाइन कर पा रहे हो कि आपको दोनों कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे? तो आप तुरंत कहोगे कि सर आपने जो कंसेप्ट सिखाया है वो यहां पे क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे सवाल को पढ़ने के बाद क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यहां पे गिवन डेटा के फॉर्म में कुछ लाइनों को पैरेलल बताया गया है और लास्ट की तरफ किसी पर्टिकुलर लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी कहा गया है। यानी गिवन में भी पैरेलल लाइन, प्रूफ दैट में भी पैरेलल लाइन। तुरंत कह दूंगा सर अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है और बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने दोनों कंसेप्ट्स को लगाने की जरूरत है। और कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में, यह भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि पैरेलल लाइनें गिवन है, इसकी मदद से मैं थेल्स थ्योरम लगा लूंगा, साइड्स के रेशियो के रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा और एक बार साइड के रेशियो का रिजल्ट आ गया अब मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाकर अपने लाइनों को पैरेलल भी प्रूव कर सकता हूं सर। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम के साथ भी आ सकता है और डायग्राम के बिना भी आ सकता है सर। तो अगर सवाल बिना डायग्राम का एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से डायग्राम को प्रिपेयर करना है सर, उसको सबसे पहले यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो यहां पे पूरे सवाल को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके अपने डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो अगर मैं अपने सबसे पहले लाइन को पढ़ रहा था तो यहां से मुझे देखो क्या क्या क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले लाइन में इतना तो जरूर मुझे दिख रहा है सर कि एक ट्रायंगल DEF की बात हो रही है। तो रैंडमली एक ट्रायंगल हमने बना दिया और ट्रायंगल का नाम क्या रखना है सर? तो ट्रायंगल का नाम रखना है ट्रायंगल DEF। अब किस वर्टेक्स को आप D बोलना चाहते हो, किसको E बोलना चाहते हो, किसको F बोलना चाहते हो, वो प्योरली आपकी मर्जी है। आप किसी वर्टेक्स को कुछ भी बुला सकते हो। तो मान लो मैंने रैंडमली इसको D कह दिया, इसको E कह दिया, इसको F कह दिया। आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और क्या कहा गया। तो पहले लाइन में और मुझे कहा गया है सर कि एनी पॉइंट x इनसाइड ट्रायंगल DEF इज ज्वाइंट टू इज वर्टिसेस। अब बड़े ध्यान से समझना क्या कहा गया। इस लाइन में मुझे कहा जा रहा है सर कि इस ट्रायंगल के भीतर, इस ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट x है। अब वो x एग्जैक्टली कहां पे है यह मुझे नहीं बताया गया है।
तो जो कंसेप्ट आपको लोकेशन के लिए सिखाया था ना, उसको यहां पे भी अप्लाई करो। मैंने आपको क्या सिखाया था लोकेशन के लिए, कि कभी भी अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में ना बताया जाए ना, तो मिड पॉइंट के आसपास रहने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल का एग्जैक्ट सेंटर क्या होगा, एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर राउंड अबाउट ये होगा। तो इसके आसपास अपना पॉइंट एक्स बना दो। तो इसके आसपास मैंने अपना पॉइंट एक्स बना दिया। क्यों बनाया सर? सवाल मुझे कह रहा था कि आपके ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट एक्स है, बना दिया। और इसी लाइन में मुझे यह भी कहा जा रहा है कि इस पॉइंट एक्स को मैंने ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया है। आगे मुझे इसी लाइन में यह भी कहा जा रहा है सर कि इस भीतरी पॉइंट एक्स को मैंने ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन भी कर दिया है सर। तो इस पॉइंट को हर एक वर्टेक्स से यहां पे ज्वाइन करो सर। तो इसको सबसे पहले डी से ज्वाइन किया, इसके बाद इस पॉइंट को हमने ई से ज्वाइन किया सर, और इसके बाद हमने इस पॉइंट को यहां पे एफ से ज्वाइन किया। तो पहली लाइन में जितनी कहानी कही गई थी उसको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब आगे देखो, अब कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी इन डीएक्स। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहां तक मुझे कहा जा रहा है सर कि डीएक्स पे, डीएक्स वाली लाइन पे कोई पॉइंट पी है। क्या कहा जा रहा है सर? डीएक्स वाली लाइन पे कोई पॉइंट पी है। अगेन इस पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताई गई है। तो क्या सिखाया है? मिड पॉइंट के आसपास रहने की कोशिश करना। तो ये मेरा मिड पॉइंट, इसके आसपास मान लो यहां पे रहने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डीएक्स, यानी डीएक्स पे कोई पॉइंट पी है, बना लिया। अब क्या कहा जा रहा है सर? PQ is drawn parallel to D meeting XC at Q। तो देखो यहां तक में क्या कहा जा रहा है, यहां तक में कहा जा रहा है सर कि पॉइंट P से कोई लाइन PQ को ड्रॉ किया गया है पैरेलल। किसके पैरेलल भैया? तो पॉइंट P से किसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया गया है D के, यानी कि आपको पॉइंट P से एक पैरेलल लाइन बनानी है। किसके पैरेलल सर? D के पैरेलल। और वो पैरेलल लाइन इस तरीके से बननी चाहिए कि वो मेरे ये जो लेंथ है ना XC, इस लेंथ XC को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो आपको इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है सर कि पॉइंट P से आप DE के पैरेलल एक लाइन बनाते हो, पॉइंट P से आप DE के पैरेलल एक लाइन बनाते हो सच दैट वो लाइन XC को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो इस स्टेटमेंट को भी यहां पे हमने अपने फिगर में डाल दिया। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब आगे देखो, एंड QR इज ड्रॉन पैरेलल टू EF मीटिंग XF इन R। अब देखो, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? QR इज ड्रॉन पैरेलल टू EF। QR कहां से बनेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, QR Q से बनेगा। तो Q से एक लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल। किसके पैरेलल सर? तो EF के पैरेलल। तो Q से EF के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है सच दैट वो जो लाइन है सर वो XF को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये रहा सर XF। तो ये जो लाइन है ये XF को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन को भी हमने यहां पे डायग्राम में पुट अप कर दिया। अब मुझे कहा जा रहा है प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। तो ये रहा P, ये रहा R। तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा सर। तो अब मुझे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो PR वाली लाइन है, ये जो PR वाली लाइन है सर, ये आप प्रूफ करके दिखाओ कि DF के पैरेलल होगी। तो सर आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है यहां पे कि इस सवाल को बिना डायग्राम के भी दिया जा सकता था। तो अगर भूले भटके एग्जाम में सवाल बिना डायग्राम का आ जाए तो ये मत सोचने लगना कि रॉन्ग क्वेश्चन है सर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप इस सवाल को पढ़ के बाकायदा अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब आप मैच करो डायग्राम को। क्या आप इसी डायग्राम पे नहीं पहुंच गए हो? आप तुरंत कहोगे सर बिल्कुल सेम डायग्राम ड्रॉ किया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल की सिचुएशन आप ऑब्जर्व करो जहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं जहां पे आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। इतना फंडा क्लियर है? अब एक बार डायग्राम बनाना सीख लिया, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है सर, क्योंकि सवाल की तो पूरी कहानी यहां पे सीख ही चुके हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। तो सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी सर उसको डायग्राम में हाईलाइट कर लेते हैं। तो मुझे कहा गया था कि PQ को ड्रॉ किया गया है DE के पैरेलल, और इसी के साथ साथ मुझे कहा गया था सर कि QR को ड्रॉ किया गया है आपके EF के पैरेलल। तो इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। तो जो दोनों इंफॉर्मेशन पैरेलल लाइन के फॉर्म में मुझे गिवन है सर उसको मैंने यहां पे हाईलाइट कर लिया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? अब मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया था सर कि सबसे पहले इन पैरेलल लाइनों का यूज करते हुए हम अपने थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके अपना रेशियो का रिजल्ट लिख लेते हैं। अप्लाई करो तुरंत। तो सबसे पहली पैरेलल लाइन की सेट ये है।
अब खुद यहां पे सोच कर बताओ सर कि मुझे थेल्स थ्योरम लगाना है और मेरे पास दो पैरेलल लाइन के सेट है। तो हमने जो थेल्स थ्योरम में सीखा था उस कंसेप्ट से मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि दो पैरेलल लाइन के सेट है, मतलब दो बार थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो बार थेल्स थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब मुझे यहां पे दो ट्रायंगल को ढूंढने की जरूरत है। और मुझे इस बात को भी दिमाग में रखना है कि जनरली जो फिगर में बड़े वाले ट्रायंगल्स होते हैं ना वही सिलेक्ट होते हैं। मेन कंडीशन क्या होती है सिलेक्शन की? तो सिलेक्शन की मेन कंडीशन ये होती है सर कि आप जो भी ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे वो ट्रायंगल इस तरीके से होगा कि पैरेलल लाइनें उस ट्रायंगल के अंदर आनी चाहिए और इसके साथ साथ उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड भी बनना चाहिए। तो मान लो सबसे पहले अपने रेड वाले पैरेलल लाइन पे बात करते हैं। तो आप खुद सोच के बताओ कि रेड वाले पैरेलल लाइन के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल यहां पे ढूंढ सकता हूं कि ये पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अंदर भी आ जाए और उसके साथ साथ उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड भी बन जाए। तो तुरंत कहोगे सर कि अगर मैं अपने इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लूं सर, अगर मैं अपने इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लूं सर, तो मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये ट्रायंगल इस तरीके से है कि मेरी पैरेलल लाइनें ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इसके साथ साथ इन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड भी बन रहा है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पर्पल वाली पैरेलल लाइनों के लिए सोच के बताओ, तो फिर क्या कहोगे सर? फिर वही कहानी कि मुझे ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है कि मेरी पर्पल वाली पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल के अंदर आ जाए और इस तरीके से अंदर आए कि उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड भी बन जाए। तो खुद बताओ देखकर कौन सा ट्रायंगल आपको लग रहा है सिलेक्ट करना पड़ेगा? तुरंत कहोगे सर आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पे मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि ये पर्पल वाली पैरेलल लाइनें मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इसके साथ साथ इस तरीके से आ रही है कि इन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड भी बन रही है सर। तो आपने अपने पैरेलल लाइनों के लिए ट्रायंगल को खोज लिया है। अब एक बार आपने पैरेलल लाइनों के लिए ट्रायंगल को खोज लिया तो क्या आप अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट नहीं लगा सकते? आप बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखो, आपको लगाना है थेल्स थ्योरम का रिजल्ट। अब यहां पे सवाल के अंदर कोई रेशियो तो है नहीं सर कि जिसको देख के आप पता कर पाओ कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पे आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा हो सवाल से कि रेशियो का कौन सा रिजल्ट लगाना है, तो हमेशा अपना पूरा भरोसा बेसिक वाले रिजल्ट पे रखना। कभी भी रेशियो के बारे में सवाल की मदद से कुछ भी पता ना चले तो हमेशा अपना पूरा भरोसा थेल्स थ्योरम के बेसिक रिजल्ट पे रखना सर। तो अपने दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट लिखते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो सबसे पहले यहां पे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करते हैं सर। तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल, तो यहां पे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात करें सर और अपने थेल्स थ्योरम का सबसे बेसिक वाला रिजल्ट लगाए सर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्सपी डिवाइडेड बाई आपका ये क्या है, एक्सपी डिवाइडेड बाई आपका पीडी लिख सकता हूं सर। एक्सपी डिवाइडेड बाई पीडी बराबर क्या हो जाएगा सर? तो एक्सपी डिवाइडेड बाई पीडी बराबर हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यूई। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यूई। तो हमने अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए थेल्स थ्योरम का सबसे बेसिक वाला रिजल्ट यहां पे लिख लिया। इतना क्लियर है? अब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल पे चलते हैं सर। तो अगेन अब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल में मैं थेल्स थ्योरम वाला बेसिक रिजल्ट लगाऊं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, बड़े ध्यान से देखना सर, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यूई मैं लिख सकता हूं सर अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यूई बराबर यहां पे एक्स आर डिवाइडेड बाई आर एफ बराबर यहां पे एक्स आर डिवाइडेड बाई आर एफ। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब जैसे ही मैंने यहां पे अपने दोनों थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखा तो देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल एक कॉमन साइड पे है सर। और हमने सीखा था कि कभी भी दो ट्रायंगल कॉमन साइड पे बन रहे हो उनमें हम जब थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे तो वो कॉमन साइड वाला पार्ट मुझे दोनों के रिजल्ट में दिखेगा और मुझे दिख भी रहा है, मुझे अपने कॉमन साइड का पार्ट दोनों के रिजल्ट में दिख रहा है। तो चूंकि कॉमन साइड का पार्ट दोनों के रिजल्ट में दिख रहा है तो आप इनडायरेक्टली इस पार्ट को और इस पार्ट को
कोरिलेट कर सकते हो। आपको दिख रहा है सर कि कॉमन साइड का पार्ट चूंकि दोनों में है तो आप इनडायरेक्टली इसको और इसको कोरिलेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो सर, कोरिलेट करो। तो दिख रहा है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पे हम तुरंत लिख लेंगे सर XP डिवाइडेड बाई PD बराबर यहां पे XR डिवाइडेड बाई RF। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो, अब ये जो रिजल्ट आया है हमारा फाइनल रेशियो का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना रिजल्ट क्या है सर, XP बाई PD। तो ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट क्या कह रहा है सर, XP बाई PD। मेरे पार्ट देखो क्या क्या है, मेरे पार्ट है सर XP का, PD का, और क्या क्या पार्ट है सर मेरे, XR डिवाइडेड बाई RF। यानी कि यहां पे XR यहां पे RF। कुछ दिखा क्या? दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है सर कि ये जो ट्रायंगल यहां पे क्रिएट हो रही है सर, आपको यहां पे दिखना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल यहां पे क्रिएट हो रहा है सर, इस ट्रायंगल के अंदर इन पार्ट्स का रेशियो इक्वल है। यानी कि आपको यहां पे दिखना चाहिए सर कि इस पर्पल वाले ट्रायंगल में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरा लाइन PR मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि मेरा लाइन PR मेरे ट्रायंगल के इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहां पे ये नहीं कह सकता सर कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर ये इसके पैरेलल हो। बिल्कुल कह सकता हूं। अब यहां पे कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के रिजल्ट पे यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि ये आना तभी पॉसिबल है अगर आपका जो PR है सर वो आपके DF के पैरेलल हो जाए। और क्या यही मुझे प्रूव नहीं करना था? यही मुझे यहां पे प्रूव करना था। तो पूरे सवाल का फंडा क्लियर हुआ। तो जो कहानी मैंने आपको सिखाई बस उसी कहानी को अप्लाई कर दिया, कुछ भी अलग नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की मदद से आप अपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके जो चीज प्रूव करनी है सर वो प्रूव कर पाओगे। और वो यहां पे हमने बहुत ही आसानी से कर भी दिखाया सर। तो यहां पे फंडा क्लियर है, कैसे कहानी चली क्लियर होनी चाहिए। अब यही जो चीज मैंने आपको यहां पे सिखाई है सर, इसी चीज को प्रॉपर तरीके से आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है उसको देख लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन का तरीका देखेंगे, ध्यान से सुनना सर। अब यहां पे अपने सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, तो फिर से हर बात को ध्यान से सुनना सर। तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम अपने सवाल का डायग्राम बनाते हैं। अब जितना रंग बिरंगा डायग्राम मैंने बनाया है इतना आपको नहीं बनाना है। मैंने इसको रंग बिरंगा इसलिए बनाया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। आपको एग्जाम में सिंपली अपना मेन डायग्राम बनाना है और मेन डायग्राम के अंदर अपने पैरेलल लाइनों के सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दैट्स इट। क्या मैंने कहा? आपको सिंपली अपना मेन डायग्राम बनाना है और मेन डायग्राम के अंदर अपने पैरेलल लाइनों के सेट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दैट्स इट। अब यहां पे ना स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आता होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, तो ध्यान से सुनना। उनके दिमाग में डाउट आता होगा कि सर अपने पैरेलल लाइन के सेट को कभी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा क्यों है? वो सबको सिंगल एरो से या फिर वो सबको डबल एरो से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? तो आंसर को बड़े ध्यान से सुनना। पैरेलल लाइन के सेट अलग अलग तरीके से हैं, ये बताने के लिए मैं एरो का अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। ऑब्वियस ही बात है सर, ये इसके पैरेलल है, ऐसा तो है नहीं कि ये इसके पैरेलल है। इसी वजह से जो आपस में पैरेलल होते हैं उसके लिए एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूं। इसी वजह से जो आपस में पैरेलल होते हैं उनके लिए एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूं। तो ये आपस में पैरेलल हैं तो इनके लिए सिंगल एरो का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। ये आपस में पैरेलल हैं तो इनके लिए डबल एरो के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। मान लो कोई तीसरा पैरेलल लाइन का भी सेट रहता तो उसके लिए क्या करता? ट्रिपल एरो के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर देता। तो ये रूल आपको भी फॉलो करना है एग्जाम में। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम के नीचे क्या करते हैं सर? डायग्राम के नीचे आता है गिवन। गिवन में क्या क्या लिखते हैं सर? तो जितनी बातें यहां पे गिवन डाटा के फॉर्म में है उसी को लिख लेंगे। तो गिवन डाटा के फॉर्म में क्या बताया गया है? तो मेनली आपको बताया गया था सर कि एक ट्रायंगल DEF है जहां पर PQ और DE आपस में पैरेलल है और इसी के साथ साथ QR और EF आपस में पैरेलल है। बस इसी बात को यहां पे आपको गिवन में लिख देना है सर। अ ट्रायंगल DEF in which PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE and QR is parallel to EF and
क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। लिख लिया सर। तो अपने गिवन डाटा को यहां पे हमने लिख लिया। अब गिवन के बाद क्या आता है सर? टू प्रूव आता है। तो क्या साबित करना है यहां पे, क्या प्रूफ करना है? तो आपको प्रूफ करना है कि पी आर और डी एफ आपस में पैरेलल होंगे सर। तो टू प्रूव पी आर पैरेलल टू डी एफ। अब टू प्रूफ के नीचे क्या आता है सर? इसके नीचे आता है कंस्ट्रक्शन। अब खुद सोच के बताइए आप लोग कि क्या यहां पे मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ ड्रॉ किया? तो तुरंत कहोगे सर कि आपने सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे सर? नील लिख देंगे। इसके नीचे क्या आएगा सर? थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था सर कि इस पर्टिकुलर वैरायटी को सॉल्व करने के लिए मेनली थेल्स थ्योरम और उसके साथ साथ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों का इस्तेमाल किया। तो क्या करोगे? नंबर 1 करके लिखोगे थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट लिखोगे। इसी तरीके से नंबर 2 करके उसके नीचे लिखोगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और उसके ब्रैकेट के अंदर उस कन्वर्स का स्टेटमेंट लिखोगे। तो स्टेटमेंट लिखना कभी मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। तो जितने थ्योरम को यूज करोगे उसका स्टेटमेंट भी ब्रैकेट के अंदर मेंशन करोगे सर। अब फाइनली हम प्रूफ की बात कर देते हैं। तो फिलहाल इतना नोट डाउन करें। अब देखो यहां पे प्रूफ पे चलते हैं सर। तो प्रूफ तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अपने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम की बात करके अपने रेशियो वाले रिजल्ट तक पहुंचते हैं और उसके बाद उस रेशियो वाले रिजल्ट की मदद से हम अपने लाइनों को पैरेलल शो कर देते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा के। तो बस उसी ऑर्डर को यहां पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सर। तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल का नाम क्या दे दूं? तो मान लो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल DXE। क्या देता हूं सर? ट्रायंगल DXE। तो इन ट्रायंगल DXE। अब मेरे ट्रायंगल DXE यानी कि ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है कि PQ और DE आपस में पैरेलल है। तो उसको यहां पे बताओ। इन ट्रायंगल DXE PQ इज पैरेलल टू DE। ये मैंने यहां पे बता दिया सर। और ये बात आपने कहां से लिखी? तो ये डाटा गिवन डाटा था तो ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। अब उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर वी कैन से दैट कि XP डिवाइडेड बाय PD, देयरफॉर वी कैन से दैट XP डिवाइडेड बाय PD बराबर यहां पे हो जाएगा XQ डिवाइडेड बाय QE बराबर XQ डिवाइडेड बाय QE। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि चूंकि सवाल के अंदर आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता कि आपको थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो आप तो दिमाग में बस बिठा लो कि जहां यह क्लियर ना हो पाए कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है तो वहां बेसिक रिजल्ट की मदद से आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक वाला रिजल्ट लिख लिया। तो ये कैसे लिखा सर? तो बाय द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। ये बस ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसके बाद अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल पे आते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल, ग्रीन वाले ट्रायंगल का क्या नाम रखें? मान लो इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल EXF। क्या रख लेते हैं सर? इन ट्रायंगल EXF। अब EXF ट्रायंगल में हमारे पैरेलल लाइन के सेट कौन से हैं सर? तो यहां पे QR EF के पैरेलल है तो यहां पे आप लिखोगे सर QR पैरेलल टू EF। अब ये बात कहां से आई? तो ये डाटा गिवन डाटा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे सर गिवन। अब इसके नीचे लिख सकता हूं देयरफॉर, यहां पे मैं थेल्स थ्योरम लगाऊं अपने बेसिक वाले रिजल्ट के लिए तो XQ डिवाइडेड बाय QE, XQ डिवाइडेड बाय QE बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर? XR डिवाइडेड बाय RF बराबर XR डिवाइडेड बाय आपका RF। और अगेन कहां से आया सर? बाय थेल्स थ्योरम। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। इसको भी यहां पे अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर है? अब यहां पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा सर, किस वैरायटी के जितने भी सवाल मिलेंगे ना, मैक्सिमम सवालों में आपको दिखेगा सर कि एक से ज्यादा पैरेलल लाइन का सेट है। मैक्सिमम सवालों में आपको दिखेगा सर एक से ज्यादा पैरेलल लाइन का सेट गिवन डाटा के फॉर्म में है। तो चूंकि एक से ज्यादा पैरेलल लाइन का सेट गिवन डाटा के फॉर्म में है और हर पैरेलल लाइन के सेट के लिए आप एक ट्रायंगल को ढूंढोगे और हर एक ट्रायंगल में आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो आपके पास मल्टीपल थेल्स थ्योरम के रिजल्ट आएंगे। अब सर ने सिखाया है कुछ पता नहीं चलता है थेल्स थ्योरम के रिजल्ट के बारे में, इसी वजह से अपने बेसिक रिजल्ट पे ही काम करते हैं। तो हर के थेल्स थ्योरम के लिए आप अपना बेसिक रिजल्ट लिखोगे तो होता यह है कि आपको जो पैरेलल लाइन के सेट्स गिवन में दिए जाते हैं ना
उसके जो ट्रायंगल्स का सिलेक्शन होता है वो इस तरीके से आपको हमेशा ऑब्जर्व होगा कि उनके बीच में कोई ना कोई साइड कॉमन होगी। अब इस कॉमन करने का फंडा ये होता है सर कि जब आप दोनों ट्रायंगल में अपना सेम थेल्स थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली कॉमन वाले साइड का पार्ट दोनों में होता है, तो इनडायरेक्टली वो आपस में कोरिलेट हो जाता है। अब इनडायरेक्टली कोरिलेट करने के बाद जो आपके पास फाइनल रेशियो का रिजल्ट आता है ना, उस फाइनल रिजल्ट पे जब आप सोचते हो तो आप आसानी से कन्वर्स लगा के अपने पैरेलल लाइनों को प्रूफ कर देते हो। यही एक्चुअली फंडा होता है जो आपको यहां पे दिमाग में रखना है सर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, गधा बराबर घोड़ा एंड गधा बराबर हाथी। तो यहां से मैं लिख दूंगा सर एक्सपी बाई पीडी, एक्सपी डिवाइडेड बाई पीडी बराबर यहां पे एक्स आर डिवाइडेड बाई आर एफ बराबर एक्स आर डिवाइडेड बाई आर एफ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक पहले आप नोट डाउन करो सर। अब देखो यहां पे, अब इतना करने के बाद फाइनली आप बोल सकते हो सर देयरफॉर इन ट्रायंगल DXF, अब अपने पर्पल वाले ट्रायंगल की बारी, जहां पे मैं अपने इस वाले फाइनल रेशियो के रिजल्ट की मदद से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अप्लाई करूंगा। तो यहां पे लिखेंगे सर देयरफॉर इन ट्रायंगल DXF, क्या लिख लेंगे सर? इन ट्रायंगल DXF, इन ट्रायंगल DXF सिंस XP बाई PD, सिंस XP बाई PD बराबर यहां पे XR डिवाइडेड बाई RF, देयरफॉर अब मैं कह सकता हूं सर कि PR पैरेलल टू DF। अब मैं कह सकता हूं सर PR पैरेलल टू DF, और यहां पे ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? अब तुरंत यहां पे रीजन दोगे सर कि इन ट्रायंगल DXF PR divides XD and XF, PR divides XD and XF in the same ratio, hence आपका PR must be parallel to आपका DF, hence PR must be parallel to DF। तो ये रीजन बताओ भैया कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई किया? तो आपने लिख तो दिया कि हां ये रेशियो वैलिड हो रहा है, इसी वजह से ये पैरेलल हो गया। तो ब्रैकेट में बताओगे ना आप कि चूंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन PR है ये मेरे ट्रायंगल के साइड XD और XF को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं सर कि PR और DF आपस में पैरेलल होंगे। ये हमने लिख लिया और इसको घेरने के बाद लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। इतना कर दोगे पूरे नंबर। और याद रखना इस वैरायटी से कभी भी एग्जाम में सवाल आएगा ना तो आपको 2 नंबर में नहीं पूछ सकता, या तो 3 नंबर या उससे ज्यादा। और ये सभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इस बात को भी हमेशा अपने दिमाग में रखना। क्लियर है? चीजों को यहां पे नोट डाउन कर लो सर। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है इन द फिगर इफ DE पैरेलल AQ एंड DF पैरेलल AR प्रूव दैट EF पैरेलल QR। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर सवाल को पढ़ने के बाद क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि हमारी डुअल वाली वैरायटी है? तो तुरंत कहोगे सर कि हमें बिल्कुल रियलाइज हो रहा है कि यह हमारी डुअल वाली वैरायटी है। आपने जो रियलाइजेशन की कंडीशन बताई थी वो कंडीशन मुझे यहां पे फॉलो होती हुई दिख रही है सर। मुझे यहां पे सवाल को पढ़ने के साथ समझ में आ रहा है कि गिवन डाटा में भी पैरेलल लाइन का जिक्र है और प्रूफ डाटा में भी पैरेलल लाइन का जिक्र है। यानी कि अब मैं यहां से कह सकता हूं सर कि यह हमारी डुअल वाली वैरायटी है और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम और कन्वर्स दोनों ही लगाने की जरूरत है सर। तो सबसे पहले अपने गिवन डाटा को फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो यहां पे गिवन डाटा के फॉर्म में 2 पैरेलल लाइन के सेट के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि डी और AQ आपस में पैरेलल है। तो ये रहा सर फिगर, ये रहा D, ये रहा AQ। क्या कहा जा रहा है सर कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसको हमने अपने फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी तरीके से अपने सेकंड वाले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं सर। अब सेकंड वाले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि आपके इसी फिगर के अंदर DF और AR भी आपस में पैरेलल है। तो अगेन ये रहा सर DF, ये रहा AR। मुझे क्या कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है सर कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो इसको भी हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हमने अपने दोनों गिवन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया।
अब सॉल्यूशन का फंडा भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना थेल्स थ्योरम लगाते हैं। थेल्स थ्योरम लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है, उन रिजल्ट्स की मदद से एक फाइनल रेशियो का रिजल्ट निकालते हैं, और उस फाइनल रेशियो के रिजल्ट पे जब हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लाइनों को पैरेलल हमें प्रूव करना है सर, उसको हम प्रूव कर देते हैं। तो चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अब थेल्स थ्योरम लगाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल के सिलेक्शन का जितना क्राइटेरिया जानते हो सर, उसको यहां पे फटाफट तरीके से अप्लाई करो। तो सबसे पहले तो एक बेसिक ट्रिक हम ये जानते हैं सर कि हमारे फिगर में जितने भी ट्रायंगल हो, फर्क नहीं पड़ता है, यूजुअली जो बड़े ट्रायंगल्स होते हैं ना सर, वही बड़े ट्रायंगल्स हमारे थेल्स थ्योरम के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रायंगल के सिलेक्शन का क्राइटेरिया कहता है कि आप जो भी अपना ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करोगे कि आपके पैरेलल लाइन का सेट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, और इस तरीके से अंदर आना चाहिए कि उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का एक साइड बननी चाहिए सर। अब इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए ट्रायंगल को सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि मैं अपना ये पिंक वाला ट्रायंगल यहां पे सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि अपने पिंक वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल सिलेक्शन का दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता हुआ दिख रहा है सर। मुझे दिख रहा है कि ये जो ब्लू वाले पैरेलल लाइन का सेट है, ये मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर भी है, और इस तरीके से है कि इन पैरेलल लाइनों के सेट में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का एक साइड बन जा रहा है सर। अब यही फंडा अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए लगाइए। तो अगेन यहां पे अगर मैं अपने ट्रायंगल के सिलेक्शन के क्राइटेरिया का कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं कह सकता हूं सर कि मुझे अपना ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं अपना ऑरेंज वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा सर, तो यहां पे मुझे अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर कि ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल इस तरीके से है कि हमारे रेड वाले पैरेलल लाइन का सेट इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और इस तरीके से अंदर आ रहा है कि इन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन मेरे ट्रायंगल का एक साइड भी बन जा रही है सर। तो यहां पे अपने सिलेक्शन के क्राइटेरिया का यूज करते हुए अपने ट्रायंगल का हमने पता लगा लिया है सर। तो ट्रायंगल मिल गया है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए यहां पे थेल्स थ्योरम लगाओ सर। तो अब यहां पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं अपने दोनों ट्रायंगल में। तो ध्यान से सुनते जाना सर। सबसे पहले अपने पिंक वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पिंक वाला ट्रायंगल, अब पिंक वाले ट्रायंगल में सर थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था सर कि इस वैरायटी के अंदर आपको यह पता नहीं लग पाता है कि हम किस रिजल्ट से आगे बढ़े। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पे आपको यह समझ में ना आए कि कौन से रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, तो हमेशा अपने बेसिक वाले रिजल्ट पे ही डिपेंडेंट रहना। तो अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल में बेसिक वाला रिजल्ट लगाऊंगा सर, तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि इस पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर मेरा ये जो लाइन ईडी है सर, ये ए क्यू के पैरेलल है। तो यहां पे तुरंत बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से मैं कह सकता हूं सर कि पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर यहां पे हो जाएगा सर पीडी डिवाइडेड बाई डीए बराबर पीडी डिवाइडेड बाई डीए। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट ऑरेंज वाले ट्रायंगल में लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं सर ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर पीडी डिवाइडेड बाई डीए, पीडी डिवाइडेड बाई डीए बराबर यहां पे पीएफ डिवाइडेड बाई एफआर बराबर पीएफ डिवाइडेड बाई एफआर। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट सवाल में भी समझाया था कि गिवन डाटा में आपको एक से ज्यादा पैरेलल लाइन का सेट यूजुअली मिलेगा, और वो एक से ज्यादा पैरेलल लाइन का जो सेट होता है सर, उनके लिए जब ट्रायंगल सेलेक्ट होता है तो आप हमेशा हमेशा ऑब्जर्व करोगे सर कि आपके सेलेक्टेड ट्रायंगल्स का कोई ना कोई कॉमन साइड जरूर होगा। और वो कॉमन साइड से फायदा ये हो जाता है सर कि जब आप दोनों ट्रायंगल के लिए अपना थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट लिखोगे तो उस दोनों के रिजल्ट के अंदर आपको उस कॉमन साइड का पार्ट मिलेगा। अब चूंकि दोनों के रिजल्ट में वो कॉमन साइड का पार्ट है, तो इनडायरेक्टली बची हुई चीजें आपस में कोरिलेट हो जाती हैं, और वहां से कॉम्बिनेशन से एक फाइनल रिजल्ट आता है। और वो जो फाइनल रेशियो का रिजल्ट आता है सर, उस पर जैसे ही आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस ट्रायंगल में अब उस रिजल्ट की मदद से मैं अपना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाऊं तो मैं अपने लाइनों को पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। और यही पूरी कहानी यहां पे भी हो रही है। आपको तुरंत दिख रहा है सर
कि आपके दोनों सिलेक्टेड ट्रायंगल में हमारा जो ये साइड पीए है सर, ये कॉमन है। तो अगर ये साइड कॉमन है तो दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में ये वाला पोर्शन मुझे दिखना चाहिए, दिख भी रहा है सर। तो अब मैं तुरंत यहां से कह सकता हूं सर, गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी। तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, अप्लाई कर दो। तो अब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे लिख सकता हूं सर, पी डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं इस फाइनल रेशियो वाले रिजल्ट पे पहुंच चुका हूं सर। अब इस रेशियो वाले फाइनल रिजल्ट में जो पार्ट्स है ना सर, उन पार्ट्स को थोड़ा सा डायग्राम में हाईलाइट करो। तो जब हाईलाइट करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब फाइनली किस ट्रायंगल में मैं अपना कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो पार्ट है पीई क्यू, पीई क्यू, और पार्ट है पीएफएफआर, और पार्ट है पीएफएफआर। और मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है सर कि ये जो ईएफ है ये क्यूआर के पैरेलल होगा। मुझे प्रूफ करना है सर कि ये जो ईएफ है ये क्यूआर के यहां पे पैरेलल होगा। नहीं कर सकते? बिल्कुल दिख रहा है, पूरी कहानी दिख रही है सर। मुझे अब यहां पे अपने इस फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के बाद समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने इस फिगर में सबसे बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर को सिलेक्ट करता हूं, तो इस सबसे बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि किसी लाइन ईएफ को ड्रॉ किया गया है सच दैट ये लाइन ईएफ मेरे ट्रायंगल पी क्यू आर के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या इसकी मदद से मैं ये नहीं कह सकता ऐसा तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो? मैं बिल्कुल कह सकता हूं सर। तो अगेन इस बात को यहां पे लिख लेंगे। तो अब मैं फाइनली इस रिजल्ट की मदद से कह सकता हूं सर कि मेरे ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR, this is possible only when EF is parallel to QR. This is possible only when EF is parallel to QR. समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो यहां पे बहुत अच्छे से मैंने आपके सवाल को समझा दिया। अब क्या करेंगे सर? अब अपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनते जाना सर। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के तरीके में बार बार कहा है सर कि इतना रंग बिरंगा डायग्राम मैं इसलिए बनाता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझा सकूं। आपको एग्जाम में इतना रंग बिरंगा डायग्राम नहीं बनाना है आपको सिंपली अपने बेसिक डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है और उस बेसिक डायग्राम के अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन पैरेलल लाइन के फॉर्म में है उन पैरेलल लाइनों को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है सर। तो इतना कर लोगे तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब डायग्राम के नीचे किसकी बात करते हैं सर? तो मुझे पता है कि डायग्राम के नीचे हम गिवन की बात करते हैं। तो जो जो चीजें गिवन है उसको फटाफट लिख लो। तो यहां पे सर मेनली ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, यही मुझे गिवन है। तो इस पैरेलल लाइन के सेट के बारे में यहां पे लिख लेते हैं सर। तो गिवन में क्या दिया गया है? DE पैरेलल AQ एंड DF पैरेलल AR। तो डायग्राम बनाया, डायग्राम के नीचे गिवन लिखा। अब गिवन के नीचे टू प्रूफ लिखेंगे सर। क्या प्रूफ करना है? तो इस पैरेलल लाइन के सेट को पैरेलल प्रूफ करना है सर। तो EF पैरेलल QR यहां पे प्रूफ करना है, EF पैरेलल QR। अब इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब खुद सोच के बताइए कि इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या मैंने अलग से कुछ भी ड्रॉ किया? तुरंत कहोगे सर अलग से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे सर? नील लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के नीचे थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। तो हमें पता है सर इस वैरायटी में मेनली अपने दो थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। उसके नीचे नंबर 2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। यहां पे भी रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। अब फाइनली अपने प्रूफ की बात करेंगे। तो फिलहाल इतना नोट डाउन करो सर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं सर प्रूफ। अब फिर से ध्यान से सुनना सर। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगाना है अपने सिलेक्टेड ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले अपने पिंक वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सर। तो मान लो अपने पिंक वाले ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल PAQ। दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं सर। ट्रायंगल PAQ कह दिया। तो इन ट्रायंगल PAQ, तो मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो पैरेलल लाइन का सेट है ED पैरेलल टू AQ। क्या है सर? DE पैरेलल टू AQ है। तो लिख लेते हैं इसको, हियर DE इज पैरेलल टू AQ। अब ये जो पैरेलल लाइन के सेट के बारे में आपने बात की है सर, ये कहां से आया है?
तो ये डाटा ऑलरेडी गिवन था, तो ब्रैकेट में यहां पे लिखोगे गिवन। अब आप इसकी मदद से यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जब बेसिक वाला रिजल्ट लगाओगे तो आप लिख सकते हो सर पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर पीडी डिवाइडेड बाई डीए बराबर पीडी डिवाइडेड बाई डीए। कहां से आया सर? तो बाई थेल्स थ्योरम या फिर कह लो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देंगे सर। क्लियर है? इतना नोट डाउन करो। अब इसी तरीके से अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सर। तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल का क्या नाम लिख लें? तो मान लो नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल PAR, तो यहां पे लिखेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल PAR। तो ट्रायंगल PAR में क्या दिख रहा है सर? हमारे पैरेलल लाइन का सेट है DF पैरेलल AR, उसको मेंशन करो DF पैरेलल AR। अब मैं जब यहां पे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का सबसे बेसिक वाला रिजल्ट अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं सर PD डिवाइडेड बाई DA, PD डिवाइडेड बाई DA बराबर इस तरफ हो जाएगा PF डिवाइडेड बाई FR बराबर PF डिवाइडेड बाई FR। अगेन कहां से आया सर? बाई थेल्स थ्योरम, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे सर। इसको भी यहां पे हम क्या कर लेंगे? घेर देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहां पे दिख रहा है सर गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो इनडायरेक्टली कह सकता हूं घोड़ा बराबर हाथी। तो अब मैं यहां से इन दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या दिख रहा है सर? आपको दिख रहा है PE बाई ई क्यू, PE डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर यहां पे PF डिवाइडेड बाई FR बराबर PF डिवाइडेड बाई FR, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे सर। अब मैं बोल सकता हूं नाउ, अब किसकी बारी सर? तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है कॉम्बिनेशन की मदद से, अब कन्वर्स लगाने की बारी। तो कन्वर्स किस ट्रायंगल में लगाना है? तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाना है, तो इस बात को यहां पे मेंशन करो। नाउ इन ट्रायंगल PQR, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है? ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल PQR क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पहले इतना नोट डाउन करो। तो फाइनली इन ट्रायंगल PQR क्या हम देख रहे हैं सर? तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं सर कि सिंस PE बाई EQ, PE डिवाइडेड बाई EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, देयरफॉर यहां से मैं कह सकता हूं सर EF इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं सर, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ये EF मेरे ट्रायंगल PQR के दो साइड्स PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए सर। उसी बात को यहां पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस EF डिवाइड्स PQ एंड PR, PQ एंड PR in the same ratio, hence we can say that EF is parallel to QR। बस आपको इतना यहां पे बोल देना है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या मेंशन करोगे सर? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो लास्ट सवाल में भी शायद ये लिखना मैं भूल गया था, तो उसको वहां पे भी मेंशन कर देना कि ये रिजल्ट कहां से आया सर? तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आया। क्लियर है? इतना नोट डाउन करो। तो इतना लिख दोगे, एग्जाम में पूरे नंबर मिलना पक्का। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन द फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and BC parallel QR, show that AC parallel PR। तो अगेन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सवाल को पढ़ के क्या आप समझ पा रहे हो कि यह डुअल वैरायटी वाला सवाल है? क्या आप समझ पा रहे हो कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थेल्स और उसका कन्वर्स दोनों लगाने की जरूरत है? तो तुरंत कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि गिवन डाटा में भी पैरेलल लाइन की बात हो रही है और प्रूव डैट में भी पैरेलल लाइन की बात हो रही है। तो मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि यह हमारी डुअल वैरायटी का सवाल है और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स भी लगाना पड़ेगा, मुझे उसका कन्वर्स भी लगाना पड़ेगा। इतना फंडा क्लियर है? क्लियर होना चाहिए सर। अब मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है कि इस डुअल वाली वैरायटी के अंदर सबसे पहले हम अपना थेल्स लगाते हैं और थेल्स की मदद से जो रिजल्ट आता है
उस रिजल्ट का कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकालते हैं और उस कॉम्बिनेशन रिजल्ट पे अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे सोचते हैं और फाइनली अपने लाइनों को पैरेलल प्रूव कर देते हैं। सर तो यहां पे कहानी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हमारे गिवन डाटा में जिन पैरेलल लाइन के सेट का जिक्र है उनको अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सर तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि आपके डायग्राम के अंदर ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल है। सर तो ये रहा ए बी, ये रहा पी क्यू, तो क्या कहा गया है, ये आपस में पैरेलल है। इसको हमने यहां पे मार्क कर लिया। सर अब सेकेंड इंफॉर्मेशन की बारी। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि इसी फिगर के अंदर बीसी और क्यूआर भी आपस में पैरेलल है। तो ये रहा बीसी, ये रहा क्यूआर। क्या कहा जा रहा है सर कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। इनको भी अपने डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो रिप्रेजेंटेशन का काम हो गया सर। अब मुझे क्या करना है, दोनों पैरेलल लाइन के सेट के लिए यहां पे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। लेकिन थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमारा क्या काम है, हमारा काम है ट्रायंगल को ढूंढना, ट्रायंगल का सिलेक्शन करना। तो इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि जिस भी ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं उसमें ट्रिक ये काम करती है कि फिगर के अंदर जो बड़े वाले ट्रायंगल्स होते हैं यूजुअली वही बड़े वाले ट्रायंगल सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन का कंसेप्ट यह कहता है कि आप जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करोगे कि आपके पैरेलल लाइन का सेट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए और इस तरीके से अंदर लाना चाहिए कि उन पैरेलल लाइनों में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बननी चाहिए सर। तो इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर मैं सबसे पहले अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए ट्रायंगल को खोजने की कोशिश करूंगा तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर मैं अपना ऑरेंज वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि मेरा ऑरेंज वाला ट्रायंगल इस तरीके से है कि मेरा ब्लू वाला पैरेलल लाइन का सेट मेरे ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस तरीके से अंदर आ रहा है कि उन ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट में से एक पैरेलल लाइन मेरे ट्रायंगल का साइड बन जा रही है सर। अब इसी सिलेक्शन के क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट पे बात कर लेते हैं सर। तो अगेन अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए ट्रायंगल सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा सर। तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं अपना ये ग्रीन वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि मेरा ग्रीन वाला ट्रायंगल इस तरीके से है कि मेरे रेड वाले पैरेलल लाइन का सेट मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और इस तरीके से अंदर आ रहा है कि उस रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल का एक साइड बन जा रही है सर। तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया से यहां पे हमने अपने दो पैरेलल लाइन के सेट के लिए दो ट्रायंगल को ढूंढ लिया। अब क्या बचा है सर, दोनों ट्रायंगल में मुझे अपना थेल्स थ्योरम लगाकर थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखना। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया था सर कि यहां पे मुझे यह अंदाजा नहीं मिल पाता है कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो अगर यह अंदाजा नहीं मिल पाता कि थेल्स थ्योरम का कौन सा रिजल्ट यूज करना है तो हम हमेशा अपने बेसिक रिजल्ट के आसपास ही घूमते हैं, हम हमेशा अपने बेसिक रिजल्ट को ही यूज करने की कोशिश करते हैं। और मुझे यह भी इन सवालों के वैरायटी में पता है सर कि मुझे गिवन डाटा में मल्टीपल पैरेलल लाइंस के सेट के बारे में बताया जाता है और इन मल्टीपल पैरेलल लाइन के सेट के लिए मेरे पास मल्टीपल ट्रायंगल निकल कर आते हैं। और मुझे यह भी ऑब्जर्व होता है सर कि मेरे ये मल्टीपल ट्रायंगल्स इस तरीके से आते हैं कि उन ट्रायंगल्स में कोई ना कोई साइड कॉमन जरूर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर या जब मैं अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स के अंदर अपना थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट यूज करूंगा तो वो कॉमन साइड का पार्ट दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में आएगा। वहां से इनडायरेक्टली मैं कोरिलेट करके अपना एक कॉमन फाइनल रिजल्ट निकाल सकता हूं। अब उस फाइनल रिजल्ट पे मैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे जब सोचूंगा तो अपने लाइनों को पैरेलल भी प्रूव कर लूंगा सर। तो जितनी बातें यहां पे कही फटाफट अप्लाई करो। तो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट अप्लाई करेंगे सर। तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल, अब ध्यान देना यहां पे, ऑरेंज वाला ट्रायंगल। तो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर, तो मेरे पैरेलल लाइन का सेट है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो यहां पे अगर मैं अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट लगाऊंगा सर तो मैं लिख सकता हूं OA डिवाइडेड बाई AP, OA डिवाइडेड बाई AP बराबर क्या हो जाएगा सर, OA बाई AP बराबर OB बाई BQ। क्या हो जाएगा सर, बराबर OB डिवाइडेड बाई BQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर।
तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल के लिए मैंने अपना थेल्स थ्योरम का रिजल्ट निकाल के रख लिया। अब ग्रीन वाले ट्रायंगल की बारी। अब ग्रीन वाले ट्रायंगल में मेरे पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल में मेरे पैरेलल लाइन का सेट है BC पैरेलल QR। क्या है सर? BC पैरेलल QR। अब यहां पे अगेन मैं अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं सर OB डिवाइडेड बाय BQ, OB डिवाइडेड बाय BQ बराबर OC डिवाइडेड बाय CR बराबर OC डिवाइडेड बाय CR। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे जो गिवन पैरेलल लाइंस की मदद से जो ट्रायंगल आते हैं सर, उन ट्रायंगल का कोई ना कोई कॉमन साइड जरूर होता है। और इससे फायदा यह मिलता है सर कि जब मैं दोनों ट्रायंगल में अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिखता हूं तो वो कॉमन साइड का पार्ट मुझे दिख जाता है सर, वो कॉमन साइड का पार्ट मुझे दिख जाता है दोनों के ही थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में। तो अब वहां से मैं इनडायरेक्टली अपने बचे हुए पार्ट को कोरिलेट कर सकता हूं। मुझे दिख रहा है सर गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा हाथी को बराबर नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो। तो इनके कॉम्बिनेशन से मैं कह सकता हूं सर कि OA डिवाइडेड बाई AP बराबर OC डिवाइडेड बाई CR। यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट आया सर, अब इस कॉम्बिनेशन रिजल्ट को मैं अपने डायग्राम में हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं और हाईलाइट करके यह सोचने की कोशिश करता हूं कि कौन सा ट्रायंगल मैं सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा और मेरा लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगा सर। तो रिजल्ट में मेरे पास पोर्शन आ रहा है OA AP OC CR। मार्क कर लेते हैं सर OA AP, तो ये रहा OA, ये रहा AP, उसके बाद OC CR, ये रहा OC, ये रहा CR। अब इस पार्ट्स को देखकर, इन पार्ट्स को देखकर मुझे क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं अपना ये पिंक वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा ना तो पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर इन पार्ट्स का जिक्र हो जाएगा। अब अपने पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे दिख रहा है सर कि ये जो लाइन AC है ये मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के दो साइड OP और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और मुझे पता है कि ऐसा सेम रेशियो वाला डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके पिंक वाले ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। लो हो गया सर प्रूफ। तो अब मैं यहां पे इस रिजल्ट की मदद से लिख सकता हूं सर कि अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि AC इज पैरेलल टू PR। क्या कह दूंगा सर? AC इज पैरेलल टू PR। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो इसको पहले नोट डाउन करो। अब अपने प्रॉपर प्रूफ पे आ जाते हैं, तो फिर से हर बात को ध्यान से सुनते जाना सर। तो यहां पे अपने प्रॉपर प्रूफ में पता है सर कि सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फिर से वही कहूंगा सर कि जैसा रंग बिरंगा मैंने बनाया वैसा आपको नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपको सिंपली अपना बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है और उस बेसिक डायग्राम के अंदर गिवन डेटा के फॉर्म में जो आपको पैरेलल लाइनों का जिक्र किया गया है उन पैरेलल लाइनों को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। तो डायग्राम बनाया, गिवन डेटा वाले पैरेलल लाइनों को रिप्रेजेंट कर दिया, डायग्राम की कहानी खत्म। अब डायग्राम के नीचे हम लिख देते हैं सर गिवन। और गिवन में किसकी बात करते हैं? तो गिवन में मेनली जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है सर उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो मेन इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है सर? तो अगर मैं मेनली बात करूं तो मेनली मुझे दो पैरेलल लाइनों के सेट के बारे में बताया गया है, उसी को यहां पे रिप्रेजेंट कर लेंगे सर। तो यहां पे हम गिवन में लिख लेंगे AB पैरेलल PQ एंड BC पैरेलल QR। इससे ज्यादा कोई मेन इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको आपको गिवन में लिखने की जरूरत है। इतना लिख लोगे गिवन के लिए काफी है सर। अब इसके बाद आते हैं टू प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है सर? तो इन लाइनों को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं AC पैरेलल PR। यही मुझे यहां पे प्रूफ करना है सर। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे सोचकर बताओ कि इस पर्टिकुलर सवाल को सही ढंग से सॉल्व करने के लिए क्या मुझे अलग से डायग्राम में कुछ भी बनाना पड़ा? क्या मुझे अलग से कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ा? तो तुरंत कहोगे सर अलग से आपको कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? नील लिख देंगे सर। इसके बाद क्या करते हैं? थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। और यहां पे मुझे पता है सर कि दोनों कंसेप्ट की बात होती है। तो नंबर 1 पे थेल्स थ्योरम ब्रैकेट के अंदर उसका स्टेटमेंट, नंबर 2 पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और ब्रैकेट के अंदर उसका स्टेटमेंट। सर
अब फाइनली इसके नीचे अपने प्रूफ की बात होती है सर। तो इतना पहले नोट डाउन करो, अब आगे देखते हैं सर। तो प्रूफ पे आ जाते हैं सर। तो मुझे पता है सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगाना है अपने ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल सेलेक्ट करना स्टार्ट करो सर। तो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल का मैं नाम रख देता हूं ट्रायंगल पीओक्यू। क्या रख देता हूं सर? ट्रायंगल पीओक्यू। तो इन ट्रायंगल पीओक्यू, अब मेरे इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो इसके अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट है ए बी पैरेलल पी क्यू। तो उसको यहां पे मेंशन करो कि इन ट्रायंगल पीओक्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। और ये डाटा कहां से इस्तेमाल किया? तो ये गिवन डेटा था सर, तो ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। अब मैं यहां से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर, कि अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट अप्लाई करूंगा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा सर OA डिवाइडेड बाई AP, OA डिवाइडेड बाई AP बराबर यहां पे OB डिवाइडेड बाई BQ बराबर OB डिवाइडेड बाई BQ, ब्रैकेट में बाई थेल्स थ्योरम या फिर बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा सर। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं सर ऑल्सो इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे सर? तो अब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन वाले ट्रायंगल का मान लो मैं नाम रख देता हूं ट्रायंगल QOR। क्या रख देता हूं? ट्रायंगल QOR। तो इन ट्रायंगल QOR। अब इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में मेरे पैरेलल लाइन का सेट है BC पैरेलल QR। तो इन ट्रायंगल QOR सिंस BC पैरेलल QR, तो इसी वजह से अगर मैं यहां पे अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं सर OB बाई BQ, OB डिवाइडेड बाई BQ बराबर इस तरफ हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई CR बराबर OC डिवाइडेड बाई CR। सर अगेन हमारा थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट यहां आ चुका है। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? बाई थेल्स थ्योरम, और यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्लियरली में मुझे क्या दिख रहा है सर? तो दोनों थेल्स थ्योरम के रिजल्ट के अंदर क्लियरली मुझे ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है। तो अब मैं इन दोनों की मदद से लिख सकता हूं सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या लिख लूंगा सर? OA डिवाइडेड बाई AP, OA डिवाइडेड बाई AP बराबर यहां पे हो जाएगा OC बाई CR बराबर OC बाई CR। सर इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद मैं कहूंगा सर कि मेरा वो फाइनल रेशियो वाला रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद ट्रायंगल सेलेक्ट करके हम अपना कन्वर्स यूज कर लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल अब सेलेक्ट करेंगे सर? अब हम लिखेंगे नाउ। अब मुझे पता है कि कन्वर्स लगाने के लिए अपने इन पार्ट्स को देखते हुए हम अपना पिंक वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। पिंक वाला ट्रायंगल क्या है सर? पिंक वाला ट्रायंगल का मान लो मैं नाम लिख देता हूं ट्रायंगल POR। तो आप लिखेंगे सर नाउ इन ट्रायंगल POR। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है सर कि ये जो AC है ये मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के दो साइड OP और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे लिख देंगे इन ट्रायंगल POR हम ऑब्जर्व कर रहे हैं OA डिवाइडेड बाई AP बराबर इस तरफ सर OC डिवाइडेड बाई CR। तो इसी वजह से यहां पे मैं कह सकता हूं सर AC पैरेलल टू PR। क्या कह सकता हूं सर? AC पैरेलल टू PR। तो आपने कौन सा थ्योरम यूज किया? आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज किया। तो इसको यहां पे ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे सर। इतना क्लियर है? और यहां पे फाइनली आप लिख दोगे सर सिंस वी ऑब्जर्व दैट AC divides OP and OR in the same ratio. Hence we can say that AC is parallel to PR. Finally, hence proved. इतना लिख दोगे पूरे नंबर। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो सर। तो अगेन एक तगड़ा सवाल। अब देखो ये बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैरायटी ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लो नोट डाउन। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC lie on the same side of the base BC. From a point P on BC, PQ parallel AB and PR parallel BD are drawn.
they meet AC in Q and DC in R respectively such that the point Q is above the point of intersection of AC and BD. Prove that QR parallel AD. अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर सवाल को पढ़ के क्या वैरायटी की पहचान कर पा रहे हो? तो तुरंत कहोगे सर हम वैरायटी की पहचान बिल्कुल कर पा रहे हैं। हमें यहां पे सवाल को पढ़ने के बाद ऑब्जर्व हो रहा है सर कि गिवन डाटा में भी पैरेलल लाइन पे बात चल रही है और प्रूफ डैट में भी पैरेलल लाइन पे बात चल रही है। तो मैं यहां से कह सकता हूं सर कि ये हमारी डुअल वाली वैरायटी है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि इस वैरायटी के अंदर मुझे दोनों कंसेप्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है सर। अब सवाल में एक और चीज है जो इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है सर। यहां पे आपके बुक के सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और ये थोड़ा सा चेंज मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब यह सवाल सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है। यानी कि अब इस सवाल को फिगर की जरूरत नहीं है। यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल को हो सकता है आपके एग्जाम में बिना फिगर के दे दिया जाए। आपके बुक वाले सवाल को बिना फिगर के नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल को बिना फिगर के अब दिया जा सकता है सर। तो अगर यह सवाल बिना फिगर के आ जाए तो सबसे पहले फिगर कैसे ड्रॉ करना है सर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर बनने वाला है सर। तो यहां पे अपने सवाल के इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके फिगर बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो यहां पे अपने सबसे पहले लाइन को प्रोसेस करते हैं। अब अपने सबसे पहले लाइन को पढ़ूं सर तो सबसे पहले चीज तो यह दिख रही है कि दो ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डीबीसी। और इन दोनों ट्रायंगल के बारे में मुझे यह बताया गया है सर कि ये दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि दोनों ट्रायंगल के लिए एक साइड कॉमन है और उस साइड का नाम है बीसी। मुझे यहां पे इस इंफॉर्मेशन में यह भी बताया गया है सर कि इन दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि दोनों ट्रायंगल के लिए एक साइड कॉमन है और वो साइड है सर बीसी। तो भावनाओं को समझना सर। तो कोई साइड बीसी है और इसी कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। तो कैसे कैसे ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी बनती है सर? एक पॉसिबिलिटी यह बन सकती है कि दोनों ट्रायंगल ऊपर की ओर बने। एक पॉसिबिलिटी यह बन सकती है सर कि दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर बने। और एक पॉसिबिलिटी यह बन सकती है सर कि एक ट्रायंगल ऊपर बन जाए और दूसरा ट्रायंगल नीचे बन जाए। तो अगर आप एक कॉमन साइड पर दो ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करोगे सर तो यही तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। या तो दोनों ऊपर की ओर बने, या दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर बने, या एक ट्रायंगल ऊपर बने एक ट्रायंगल नीचे बने सर। अब यहां पे देखो आपको क्लियर किया गया है कि आपके दोनों ट्रायंगल बन कैसे रहे। आपको क्लियर किया गया है कि आपके दोनों ट्रायंगल साइड बीसी के सेम साइड में बन रहे हैं। तो आपको यह कहा गया है कि दोनों ट्रायंगल बीसी के सेम साइड में बन रहे हैं। यानी कि या तो दोनों ट्रायंगल ऊपर की ओर बन रहे हैं या दोनों नीचे की ओर बन रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी यहां पे मुझे कंसीडर नहीं करनी है जहां पे एक ट्रायंगल ऊपर बने एक ट्रायंगल नीचे बने। तो यहां पे डायग्राम में शो करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो फिलहाल मुझे क्या कहा गया था सर? तो फिलहाल मुझे कहा गया था कि एक कॉमन साइड बीसी है जिस पे मुझे दो ट्रायंगल बनाने हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती थी सर कि दोनों ट्रायंगल आपके ऊपर की ओर बन जाए इस तरीके से। एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती थी सर कि दोनों ट्रायंगल आपके नीचे की ओर बन जाए इस तरीके से। और एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती थी सर कि एक ऊपर बन जाए दूसरा नीचे बन जाए। लेकिन यहां पे आगे जाके इंफॉर्मेशन में क्लियर किया गया है कि आपके दोनों ट्रायंगल बीसी के सेम साइड में बन रहे हैं। यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे जो दो ट्रायंगल है सर वो बीसी के अपोजिट साइड में बन रहे हैं। यही वो दो पॉसिबिलिटी बचती है जहां पे मेरे दोनों ट्रायंगल साइड बीसी के सेम साइड में है। यहां पे दोनों ट्रायंगल ऊपर की ओर है और यहां पे दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर है। तो इसको तो कंसीडर नहीं करना है, इतना क्लियर। अब मुद्दा यह है इन दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे सर? तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल का नाम डाल लेते हैं सर। तो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा है ट्रायंगल डीबीसी। तो मान लो इस ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल एबीसी कह दिया, इस ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल डीबीसी कह दिया। अगेन यहां पे मान लो इस ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीसी कह दिया और इस वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल डीबीसी कह दिया। अब देखो आप दोनों में से किसी भी सिचुएशन को कंसीडर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका सवाल बिल्कुल आसानी से उसी वे में सॉल्व होगा। तो इतना पढ़ के आप दोनों में से किसी सिचुएशन को कंसीडर करके आगे बढ़ जाओ।
आपके सोल्यूशन पे, आपके प्रूफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप सेम साइड में ऊपर मान के बनाना चाहते हो या फिर आप सेम साइड में नीचे मान के बनाना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो दोनों फिगर को पहले नोट डाउन कर लो। तो मान लो रैंडमली मैंने इस वाले फिगर को यहां पे कंसीडर किया। अब देखो आगे की कहानी क्या चल रही है, ध्यान से सुनना। आगे मुझे कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन बीसी। अब देखो इतना पढ़ के मुझे इतना जरूर क्लियर है कि बीसी के ऊपर कोई पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये मुझे बताया नहीं गया है, बस इतना बोला गया है कि बीसी के ऊपर कोई पॉइंट पी है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि कभी भी ऐसा हो कि आपको किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता ना हो तो हमेशा मिड पॉइंट के आसपास उस पॉइंट को कंसीडर करने की कोशिश करना। तो ये अराउंड मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके आसपास मान लो यहां पे मैंने अपने पॉइंट पी को कंसीडर कर लिया। तो यहां तक इंफॉर्मेशन को भी हमने प्रोसेस कर लिया है सर। अब आगे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पी से दो पैरेलल लाइनें बनाई गई हैं। कैसे कैसे, ध्यान से सुनना। तो मुझे कहा जा रहा है सर इस पॉइंट पी से सबसे पहले पी क्यू को बनाया गया है ए बी के पैरेलल, और इसी तरीके से इसी पॉइंट पी से पी आर को बनाया गया है बी डी के पैरेलल। ये यहां पे मुझे कहा जा रहा है सर। तो इस पॉइंट पी से पी क्यू को बनाया गया है ए बी के पैरेलल। तो ये रहा सर ए बी। अब देखो ए बी के पैरेलल बनाया गया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मुझे कहा गया है सर कि इसी पॉइंट पी से मुझे बी डी के पैरेलल भी एक लाइन बनाई गई है। तो ये रहा सर मेरा बी डी, इसके पैरेलल भी एक लाइन बनाई गई है, इसको भी हमने बना लिया। अब लाइन कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी आपको बताया गया है सर। आपको आगे जाके क्लियर किया गया है कि दे मीट एसी इन क्यू, यानी कि एसी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहा गया है सर डीसी इन आर रेस्पेक्टिवली, डीसी को सर आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे आगे ऐड किया गया है सर सच दैट पॉइंट क्यू इज अबव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसी एंड बीडी। अब यहां पे भावनाओं को समझने की कोशिश करना। यहां पे सर अगर ये आखिरी वाली लाइन लिखी ना होती तो सिचुएशन कुछ ऐसी भी बन सकती थी। कैसी, थोड़ा ध्यान देना सर। सिचुएशन कुछ ऐसी भी बन सकती थी कि यहां पे पॉइंट पी से जब मैं पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करूं, यहां पे जब मैं पॉइंट पी से पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करूं तो हो सकता था कि ये वाली जो पैरेलल लाइन मैंने ऊपर की ओर बनाई है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे की ओर बन जाती। ऐसी भी सिचुएशन बन सकती थी सर। लेकिन इस लाइन ने मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर करके बताया है कि आपका जो पॉइंट क्यू है ये एसी और बीडी के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ है सर। तो ये रहा एसी और बीडी का इंटरसेक्शन पॉइंट। मुझे क्लियर करके कहा गया है कि आपका ये इस साइड के पैरेलल लाइन इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये जो पॉइंट क्यू है सर ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ नहीं है। तो अगर ये वाली बात मुझे नहीं बोली जाती सर तो इस टाइप की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। तो यहां पे अब हम क्लियर हो चुके हैं कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि एसी और बीडी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ आपका पॉइंट क्यू है। तो पॉइंट क्यू कहां रखना है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है सर। तो इतना डायग्राम हमने बना लिया। अब मुझे फाइनली कहा जा रहा है सर कि प्रूफ करके दिखाओ कि क्यूआर और एडी आपस में पैरेलल होंगे। तो ये रहा सर क्यूआर, ये रहा सर यहां पे आपका क्यूआर, और ये रहा आपका एडी। अब मुझे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है सर कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्या हम डायग्राम नहीं बना पाए? बिल्कुल हमने यहां पे डायग्राम बना लिया। तो देखो आपके बुक में जो सवाल था उस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यह थी कि बुक के उस सवाल में से आप बिना डायग्राम के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर बुक का सवाल एग्जैक्टली एज इट इज आ गया तो उसको डायग्राम देना जरूरी है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर आपको वो डायग्राम नहीं देगा तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये नीचे की ओर बन रहा है या ऊपर की ओर बन रहा है। अब जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी कि नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, तब आपको क्लियर है कि बिना डायग्राम के भी यहां पे हम डायग्राम तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो बात मेंशन की उसको यहां पे कॉपी पे नोट डाउन करो कि एग्जैक्टली इस टाइप का सवाल बुक में है, लेकिन बुक के सवाल में चूंकि ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, इसी वजह से उस सवाल को बिना डायग्राम के नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इस सवाल को बिना डायग्राम के बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे आपको मैंने वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे दी जिससे अब आप क्लियर हो चुके हो कि एक्चुअली आपका डायग्राम कैसा दिखना चाहिए। अब अपने इस डायग्राम को इससे मैच करो। क्या मिलता जुलता नहीं लग रहा? बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है सर। आप मैच करके देख लो।
अब वापस अपने उस डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हमने यहां पे डायग्राम बनाना सीख लिया है सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मुझे पता है सर, सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन को अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहां पे दिख रहा है सर कि दो पैरेलल लाइन के सेट के बारे में मुझे अपना गिवन डाटा दिया गया है। तो क्या क्या गिवन डाटा है सर, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि PQ और AB आपस में पैरेलल है। तो ये रहा फिगर, ये रहा PQ, ये रहा AB। क्या कहा जा रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसको यहां पे हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया सर। इसी तरीके से सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि PR और BD भी आपस में पैरेलल है। तो ये रहा सर PR, ये रहा BD। सेकंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि PR और BD भी आपस में पैरेलल है। इसको भी हमने यहां पे अपने फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहां पे अपने गिवन डाटा को हमने अपने फिगर में क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया। अब सॉल्व करने की कहानी बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है सर कि गिवन डाटा में दो पैरेलल लाइन के सेट पे बात चल रही है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के सेट के लिए दो ट्रायंगल मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन दो ट्रायंगल में सबसे पहले मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा। थेल्स थ्योरम से मेरे पास दोनों के लिए रिजल्ट निकल कर आएगा। उस बेसिक रिजल्ट से मैं एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट बनाऊंगा और उस कॉम्बिनेशन रिजल्ट के में जो पार्ट्स है उन पार्ट्स के लिए अपना ट्रायंगल ढूंढूंगा जिसमें मुझे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। सर यही पूरी कहानी चलनी है। तो अब यहां पे थेल्स थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले अपने ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं। अब हिंट ये कहता है सर कि आपके फिगर में यूजुअली जो बड़े ट्रायंगल्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। और प्रिसाइज रहने के लिए कि कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, मुझे अपना रूल पता है। रूल ये कहता है कि आप अपने पैरेलल लाइन के सेट के लिए हमेशा उस ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो जिस ट्रायंगल के अंदर की ओर वो पैरेलल लाइन का सेट आ जाए और इस तरीके से आ जाए कि उन पैरेलल लाइन में से एक लाइन आपके ट्रायंगल का साइड बन जाए। तो अगर मैं आपको कहूं इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया को यहां पे फिगर में लगाकर अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट और रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए ट्रायंगल ढूंढो तो आप तुरंत ढूंढ पाओगे। आपको दिख रहा है सर, अगर मैं अपने ब्लू वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए बात करूं तो अगर मैं अपना ये हाईलाइटेड वाला ऑरेंज ट्रायंगल सेलेक्ट कर लूंगा तो यहां पे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में अब मुझे बहुत अच्छे से यहां पे दिख रहा है सर कि मेरे जो ब्लू वाले पैरेलल लाइन का सेट है वो मेरे ट्रायंगल के अंदर भी है और इस तरीके से अंदर है कि इन पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन हमारे ट्रायंगल का एक साइड भी बन जा रहा है सर। अब यही पूरी कहानी रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए भी सोचो। तो अगर यही पूरी कहानी अपने रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट के लिए सोचेंगे सर, तो यहां पे अगेन मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपना कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं अपना ग्रीन वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन वाला ट्रायंगल इस तरीके से है कि मेरे रेड वाले पैरेलल लाइन का सेट मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और इस तरीके से अंदर आ रहा है कि इन रेड वाले पैरेलल लाइन के सेट में से एक लाइन मेरे ग्रीन वाले ट्रायंगल का एक साइड भी बन जा रहा है। तो अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रायंगल को हमने सेलेक्ट कर लिया है सर। अब ट्रायंगल मिल गया है, क्या करना है, ट्रायंगल मिल गया है सर, फटाफट दोनों में थेल्स थ्योरम लगाना है। अब यहां पे भी दिख रहा है सर, जैसा कि हर सवाल के हर इस वैरायटी के सवाल में मुझे दिख रहा था कि यहां पे भी जो दो ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स इस तरीके से हमें मिले हैं, इस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं कि दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है और इस केस में वो कॉमन साइड कौन है, कॉमन साइड BC है। तो अब इससे मुझे हिंट मिलता है कि जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अपना थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यूज करूंगा तो इस कॉमन साइड का जो पोर्शन है वो पोर्शन मुझे दोनों के रिजल्ट में दिखेगा। तो चूंकि दोनों के रिजल्ट में ये पोर्शन कॉमन रहने वाला है तो इनडायरेक्टली मैं दोनों को कोरिलेट करके अपना कंबाइंड रिजल्ट नहीं निकाल सकता क्या, मैं बिल्कुल अपना कंबाइंड रिजल्ट यहां पे निकाल सकता हूं। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। तो फटाफट सबसे पहले अपने सिलेक्टेड ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम को अप्लाई करो सर। तो मान लो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में अपने थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं सर। तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल, तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में हमारे पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर, तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में हमारे पैरेलल लाइन का सेट है PQ पैरेलल AB। अब यहां पे अगर मैं अपने थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट यूज करूंगा तो मैं कह सकता हूं सर CQ डिवाइडेड बाय QA, CQ डिवाइडेड बाय QA बराबर इस तरफ हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय PB, बराबर इस तरफ हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय PB। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसी तरीके से अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर
इसी तरीके से अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगाता हूं सर। तो ग्रीन वाले ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं पैरेलल लाइन का सेट क्या है, तो क्या जवाब दोगे? तुरंत जवाब दोगे सर, इसके अंदर हमारे पैरेलल लाइन का सेट है पीआर पैरेलल बीडी। अब फिर से अगर मैं अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम को लगाऊं सर, तो अपने बेसिक रिजल्ट के हिसाब से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर सीपी डिवाइडेड बाय पीबी बराबर यहां पे सीआर डिवाइडेड बाई आर डी बराबर सीआर डिवाइडेड बाई यहां पे आर डी हो जाएगा। तो सीपी बाय पीबी बराबर सीआर बाई आर डी। तो अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए भी हमने अपने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लिख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था सर कि चूंकि मुझे अपने फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है कि दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है, यानी कि दोनों के थेल्स थ्योरम के रिजल्ट में ये कॉमन साइड का पार्ट मुझे दिखेगा, और मुझे यहां पे क्लियरली दिख भी रहा है सर कि वो कॉमन साइड का पार्ट कौन सा है। तो क्या आप इनडायरेक्टली इनको कोरिलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है गधा बराबर घोड़ा, गधा बराबर हाथी, तो क्या इनडायरेक्टली घोड़ा बराबर हाथी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहां पे लिखेंगे तो अब मैं कह सकता हूं सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए बराबर यहां पे सी आर डिवाइडेड बाई आर डी। अब मेरे पास अपना कंबाइंड रेशियो का रिजल्ट इन दोनों की मदद से आ चुका है सर। अब क्या काम होता है? अब मेरा काम होता है कि इस कंबाइंड रेशियो वाले रिजल्ट के पार्ट्स को फिगर में स्पॉट करना। तो पार्ट से सी क्यू और क्यू ए हाईलाइट करते हैं सर, सी क्यू और क्यू ए, सी क्यू और क्यू ए, और यहां पे दूसरा है सर सी आर और आर डी, तो सी आर और आर डी। अब अपने इन पार्ट्स को देखकर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करने की जरूरत है। इन पार्ट्स को देखकर समझ में आ रहा है कि अगर मुझे अपना इस रेशियो की मदद से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाना है, तो मुझे अपना ये पर्पल वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करने की जरूरत है सर। क्योंकि अगर मैं अपने पर्पल वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगा, तो उस पर्पल वाले ट्रायंगल में कन्वर्स लगाने के साथ मैं यहां पे इन पार्ट्स पे बात कर सकता हूं। यह फंडा सभी को क्लियर हो रहा है, होना चाहिए सर। तो अगर मैं यहां पे अब अपने पर्पल वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगा सर, तो मुझे अपने पर्पल वाले ट्रायंगल में दिख रहा है कि ये जो क्यूआर है, इस क्यूआर ने मेरे पर्पल वाले ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। और मुझे पता है कि ऐसा इक्वल रेशियो का डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर क्यूआर आपके एडी के पैरेलल हो, अगर क्यूआर आपके इसी पर्पल वाले ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो यहां पे इसकी मदद से इनडायरेक्टली मैंने प्रूव कर दिया है सर कि क्यूआर पैरेलल टू एडी, और यही मुझे यहां पे प्रूव करना था सर। तो फटाफट यहां पे पहले कंसेप्ट को नोट डाउन करो। अब अपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। अब देखो एक्चुअल प्रेजेंटेशन। अब अपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो मैंने सवाल दिया, इसके लिए हो सकता है आपको डायग्राम बना के ना आए, तो आपको डायग्राम खुद से सवाल को पढ़ के बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। अब उस डायग्राम के अंदर आपको इतना रंग बिरंगा नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको सिंपली अपना डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में जो गिवन इंफॉर्मेशन के फॉर्म में पैरेलल लाइन के सेट पे बात हो रही है, उस गिवन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। दैट्स इट। डायग्राम बनाओगे और गिवन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करके दिखा दोगे, आपका डायग्राम कंप्लीट। अब डायग्राम के नीचे आता है सर गिवन। अब सवाल ने मुझे मेन इंफॉर्मेशन क्या दी है, तो मेनली जो सवाल ने बताया बस उसको लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो मेनली सवाल ने आपको इन पैरेलल लाइंस के बारे में बताया, दैट्स इट, बस उसी को लिख लो, काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। तो यहां पे हम गिवन में लिख लेंगे पी क्यू पैरेलल ए बी एंड पी आर पैरेलल बी डी। क्लियर है? अब गिवन के बाद किसकी बारी आती है सर? ट्रू प्रूफ की बारी आती है। तो किन लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है सर? तो मुझे ट्रू प्रूफ में क्यूआर और एडी को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। अब इसके बाद आता है सर कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। तो क्या यहां पे इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने अलग से कुछ बनाया? तो तुरंत कहोगे सर इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने अलग से कुछ भी नहीं बनाया है। तो चूंकि कंस्ट्रक्शन अलग से कुछ भी नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे सर? नील लिख देंगे। इसके बाद आता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। अब आपको दिख रहा है सर कि आपने मेनली थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स का इस्तेमाल किया है। तो नंबर 1 में लिख देंगे सर थेल्स थ्योरम, ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट। नंबर 2 में लिख देंगे सर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, मिस मत करना। अब इसके बाद फाइनली प्रूफ की बात करेंगे, तो पहले इतना नोट डाउन करो सर। अब देखो यहां पे प्रूफ पे आ जाते हैं सर। सॉरी, अब देखो यहां पे प्रूफ पे। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम की कहानी बतानी है। तो मान लो सबसे पहले मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं। क्या नाम रखो ऑरेंज वाले ट्रायंगल का? तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल का मान लो मैं नाम रख देता हूं ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे सर इन ट्रायंगल एबीसी। अब मेरे ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का सेट कौन सा है सर? तो मेरे पैरेलल लाइन का सेट है पी क्यू पैरेलल एबी। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी सिंस पी क्यू पैरेलल एबी। तो इसी वजह से अब अगर मैं अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं सर यहां से सीपी डिवाइडेड बाय पीबी, सीपी डिवाइडेड बाय पीबी बराबर यहां पे हो जाएगा सी क्यू डिवाइडेड बाय क्यूए, बराबर सी क्यू डिवाइडेड बाय क्यूए हो जाएगा सर। और ये कहां से आया? बाय थेल्स थ्योरम, या फिर कह लो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इस रिजल्ट को हाईलाइट कर लेंगे सर। अब इसी तरीके से अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल, अब ग्रीन वाले ट्रायंगल का क्या नाम रखे भैया? मान लो नाम रख देते हैं ट्रायंगल डीसीबी। तो इन ट्रायंगल डीसीबी। अब अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का सेट क्या है सर? तो ग्रीन वाले ट्रायंगल में मेरे पैरेलल लाइन का सेट है पी आर पैरेलल बीडी। सिंस पी आर पैरेलल बीडी, देयरफॉर, अब इस वजह से मैं कह सकता हूं सर देयरफॉर, या फिर ये वाला साइन दे दो सर आप इंप्लाई का, कि मैं अपना रेशियो लिख सकता हूं यहां पे सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए, सी क्यू डिवाइडेड बाई, ग्रीन वाले ट्रायंगल को देखो, ग्रीन वाला ट्रायंगल ये रहा सर। तो यहां पे सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नहीं, सीपी डिवाइडेड बाई पीबी। क्या हो जाएगा सर? सीपी डिवाइडेड बाई पीबी बराबर यहां पे सी आर डिवाइडेड बाई आर डी, बराबर सी आर डिवाइडेड बाई आर डी। क्लियर है? तो हमने अपने ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी अपना थेल्स थ्योरम का बेसिक वाला रिजल्ट लिख लिया सर। अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बता देंगे, इसको भी घेर देंगे सर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, चूंकि दोनों ट्रायंगल एक कॉमन साइड पे बने हैं, यानी कि दोनों के रिजल्ट के अंदर मुझे इस कॉमन साइड के डिस्कशन मिलेगी सर। तो क्या यहां पे मैं कोरिलेट नहीं कर सकता चीजों को? बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं यहां से लिख सकता हूं सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा सर मेरे पास? तो मेरे पास यहां पे निकल कर आ जाएगा सी क्यू बाई क्यू ए, सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए बराबर यहां पे सी आर डिवाइडेड बाई आर डी। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं सर, और इसको कह देंगे अपना इक्वेशन नंबर 3। इसको समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब ये जो मेरे पास फाइनलाइज्ड रिजल्ट आया है, कंबाइंड रिजल्ट आया है, इस कंबाइंड रिजल्ट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि किस ट्रायंगल में मुझे कन्वर्स की बात करनी है। तो मुझे दिख रहा है अपने पर्पल वाले ट्रायंगल में मुझे कन्वर्स की बात करनी है। पहले इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे लिखेंगे सर नाउ इन ट्रायंगल। अब पर्पल वाले ट्रायंगल का क्या नाम दे सर? मान लो नाम दे देते ट्रायंगल एसीडी। तो नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, चूंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिंस सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए बराबर सी आर डिवाइडेड बाई आर डी, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि ऐसा इक्वल रेशियो का डिवीजन तभी पॉसिबल है व्हेन हमारा क्यू आर ए डी के पैरेलल हो, व्हेन क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। और फाइनली यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि सिंस वी ऑब्जर्व दैट क्यू आर डिवाइड्स AC and CD, QR divides AC and CD in the same ratio, and this is possible only when आपका QR AD के पैरेलल हो, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। और फाइनली हेंस प्रूव्ड, इतना लिख दोगे पूरे नंबर, कहानी खत्म। नोट डाउन करो सर कहानी को। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल के साथ मैं आपको करने वाला हूं टेस्ट। तो जितनी बातें कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, P, Q, R and S are the points of the trisection of sides
ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली एंड आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका टेस्ट का क्वेश्चन ये रहा कि सवाल को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सी वैरायटी है? क्या ये मेरे थेल्सुरम वाली वैरायटी है, या फिर क्या ये मेरे कन्वर्स वाली वैरायटी है, या फिर क्या ये मेरे कॉम्बिनेशन वाली वैरायटी है? तो सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सी वैरायटी है? तो वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट दिया आपको, सोचो। तो यहां पे अगर आपने वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश की है तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज में दूर दूर तक पैरेलल लाइन का कोई भी जिक्र नहीं है सर। तो कौन सी वैरायटी है यह सोचने में मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो आखिर कैसे वैरायटी को डिटरमाइन करेंगे सर? तो यहां पे वैरायटी को डिटरमाइन करने के लिए मुझे अपने सवाल की सर्जरी करनी पड़ेगी, हर लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैं क्लियर हो पाऊंगा कि ये कौन सी वैरायटी है। क्योंकि एक बार वैरायटी क्लियर हो गई उसके बाद सॉल्यूशन में कुछ नहीं बचता, क्योंकि वैरायटी क्लियर होने के बाद आसानी से हम अपने सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपनी सर्जरी को इस आखिरी वाली लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं सर। आखिरी वाली लाइन में क्या कहा जा रहा है? आखिरी वाली लाइन में आपको कहा जा रहा है सर कि प्रूफ करके दिखाओ कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि पैरेललोग्राम की सबसे मेन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो तुरंत कहोगे सर पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल भी होंगे और उसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। यानी कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो मुझे इसमें ऑब्जर्व होगा कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी हैं और इसके साथ साथ इक्वल भी है। इसी तरीके से मुझे यह भी ऑब्जर्व होगा कि ये दोनों अपोजिट साइड्स भी आपस में पैरेलल भी हैं और इसके साथ साथ इक्वल भी हैं सर। तो पैरेललोग्राम की यह सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है। और अगर मुझे किसी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है ना, तो इसी प्रॉपर्टी का सहारा लेते हैं। अब देखो इस प्रॉपर्टी का सहारा कैसे लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करके इस प्रॉपर्टी की मदद से मेनली 3 रास्ते होते हैं सर प्रूफ करने के। मेनली 3 रास्ते होते हैं सर प्रूफ करने के। क्या क्या 3 रास्ते होते हैं, ध्यान से सुनना। तो एक रास्ता यह हो सकता है कि आप अपने क्वाड्रिलैटरल के अंदर किसी एक अपोजिट पेयर को सिलेक्ट कर लो। आप अपने क्वाड्रिलैटरल के अंदर किसी एक अपोजिट पेयर को सिलेक्ट कर लो अपनी जरूरत के हिसाब से। या तो आप इस अपोजिट पेयर को सिलेक्ट कर लो या फिर आप इस अपोजिट पेयर को सिलेक्ट कर लो। दोनों की बात नहीं कर रहा, किसी एक पेयर को सिलेक्ट कर लो। और जिस पेयर को आपने सिलेक्ट किया है उस पेयर को आप पैरेलल भी साबित कर दो और उसके साथ साथ इक्वल भी साबित कर दो। तो आपने अपने क्वाड्रिलैटरल के अंदर जिस अपोजिट साइड के पेयर को सिलेक्ट किया है आप उसको पैरेलल और इक्वल अगर दोनों साबित कर दोगे तो वो क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा सर। ये एक तरीका है, तरीका नंबर 1, नोट डाउन करो कॉपी पे। तरीका नंबर 2 पे चलते हैं सर। तरीका नंबर 2 ये हो सकता है कि आप अपने क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड के सारे पेयर्स को पैरेलल दिखा दो। यानी कि आप अपने इस अपोजिट साइड के पेयर को भी पैरेलल दिखा दो और इसके साथ साथ इस अपोजिट साइड के पेयर को भी पैरेलल दिखा दो। तो दूसरे रास्ते में आप यह कर सकते हो सर कि जितने अपोजिट साइड के पेयर हैं सबको आपस में पैरेलल दिखा दो। तो इस अपोजिट साइड को भी अगर आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया और इसके साथ साथ इसको भी पैरेलल प्रूफ कर दिया तो भी यह पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। तो यहां पे एक से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ पैरेलल वाला फंडा यूज कर रहे हो तो दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पे किसी एक पेयर से काम नहीं चलेगा। यह दूसरा रास्ता हो सकता है सर। तीसरा रास्ता प्रूफ करने का यह हो सकता है कि आप अपने पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट साइड के पेयर को इक्वल दिखा दो सर। यानी कि आप इस अपोजिट साइड के पेयर को भी इक्वल दिखा दो और इसके साथ साथ इस अपोजिट साइड के पेयर को भी इक्वल दिखा दो। यानी कि यहां पे भी किसी एक पेयर से काम नहीं चलेगा। आपको जो भी करना है दोनों पेयर के लिए करना है। यानी कि अगर आप अपने क्वाड्रिलैटरल के अंदर दोनों अपोजिट साइड के पेयर को इक्वल दिखा दोगे तो उस कंडीशन में भी वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो मेनली एक क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के यही 3 रास्ते होते हैं सर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को बारीकी से समझना। अब इतना कंफर्म है सर
कि इस सवाल के अंदर हमारा थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स या फिर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होना है। तो खुद सोच के बताओ किस रास्ते से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो तुरंत कहोगे सर कि हम जो अपने थेल्स थ्योरम या फिर उसके कन्वर्स या फिर कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो वहां पे कभी भी इक्वल साइड्स की बात नहीं कर पाते। उसके अंदर कोई भी कहानी इक्वल साइड्स पे नहीं होती, वहां जो भी कहानी होती है साइड के रेशियो पे होती है। तो इससे एक हिंट मिलता है कि मुझे ऐसे कंडीशन को चुनना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन की बात हो, क्योंकि हमारे थेल्स, कन्वर्स या फिर कॉम्बिनेशन तीनों में मेनली जो भी कहानी चलती है वो पैरेलल पे चलती है। तो यहां पर मैं बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका हूं कि किस तरीके से प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा आसानी से प्रूव होगा, ज्यादा सुविधाजनक तरीके से प्रूव होगा सर। तो हमारी कंडीशन फाइनल हो चुकी है। अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं अपने क्वाड्रिलैटरल के दोनों अपोजिट साइड के पेयर को पैरेलल प्रूव कर देता हूं, यानी कि इस अपोजिट साइड के पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर देता हूं और इसके साथ साथ इस अपोजिट साइड के पेयर को भी पैरेलल प्रूव कर देता हूं, तब मेरा काम हो जाएगा सर। तो इस आखिरी वाली लाइन से तो यह इंफॉर्मेशन मिली कि मैं जो भी काम करूंगा वो पैरेलल के टर्म्स में करूंगा। तो इससे इतना जरूर समझ में आ रहा है सर कि लास्ट वाली लाइन में इनडायरेक्टली मुझे पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। इनडायरेक्टली मुझे पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है सर, यह मुझे जरूर समझ में आ रहा है। अब आप बस इस लाइन से क्या समझ पा रहे हो कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि चूंकि पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है सर, तो थेल्स थ्योरम तो यहां सिंपली सिर्फ थेल्स थ्योरम वाला तो ये वैरायटी नहीं है सर। मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि लास्ट में मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो इतना कंफर्म है कि सिंपल थेल्स थ्योरम वाला वैरायटी नहीं है सर। या तो ये कन्वर्स वाला वैरायटी होगा या फिर कॉम्बिनेशन वाला वैरायटी होगा। तो और चीजों को चेक करते हैं। तो यहां पे जब हम और चीजों को चेक कर रहे हैं सर, तो जो यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन है ना, इस इंफॉर्मेशन में देखो क्या इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। इस इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है सर कि पी क्यू आर एन एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। अब आपको कहा जा रहा है सर कि आपके फिगर के अंदर पॉइंट पी ए बी का ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है, बीसी के ऊपर पॉइंट क्यू इसके ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है, आपके सीडी के ऊपर पॉइंट आर इसके ट्रांसेक्शन वाला पॉइंट है, इसी तरीके से इस एडी के ऊपर पॉइंट एस आपका ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है। तो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है। इस लाइन का क्या मतलब है सर? इस लाइन का मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस तरीके से लोकेटेड है। ये जो पॉइंट इन साइड्स पे लोकेटेड है, इस तरीके से लोकेटेड है कि ये आपके साइड को ट्राइसेक्ट कर दे रहा है, 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है सर। ये इस तरीके से लोकेटेड है कि ये पॉइंट आपके साइड को ट्राइसेक्ट कर दे रहा है, आपको 3 इक्वल हिस्सों में एक तरीके से कह सकते हो डिवाइड कर रहा है। यानी इस बात को अगर हम रेशियो के टर्म्स में सोचने की कोशिश करें तो मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा सर कि चूंकि ये वाला पॉइंट मेरी साइड को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि समझना भावनाओं को, अगर ये पूरा हिस्सा 3 है तो उसमें से ये हिस्सा 1 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरीके से अगर ये पूरा हिस्सा 3 है सर, तो उसमें से इतना हिस्सा इसका 1 है। उसी तरीके से सर अगर ये पूरा हिस्सा 3 है तो उस पूरे 3 के हिस्से में से इतना हिस्सा कितना है सर? 1 है, तो इतना बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 2 हो गया। उसी तरीके से अगर ये पूरा हिस्सा 3 है सर, तो इस पूरे 3 के हिस्से में से ये हिस्सा 1 है। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है? यानी ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, यानी कि ये 3 इक्वल हिस्सों में इसको ट्राइसेक्ट कर दे रहा है। यानी कि यहां से अगर मैं रेशियो के टर्म्स में बात करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं सर कि ये पॉइंट P मेरे AB को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि मैं लिख सकता हूं AP डिवाइडेड बाई AB। क्या हो जाएगा सर? AP डिवाइडेड बाई AB। तो AB एक हिस्सा हुआ 3 हिस्से का, डिवाइडेड बाई टोटल हिस्सा कितना है? 3, 1/3। यानी कि ये इस तरीके से मेरे लाइनों को डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस मेरे लाइनों को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है सर कि मेरे पास 1/3 हिस्से मिल जा रहे हैं, मेरे पास 1/3 हिस्से मिल जा रहे हैं। तो अगेन ये जो कहानी मैंने इसके लिए कही वही कहानी मैं इसके लिए भी कह सकता हूं। यानी अगेन मैं कह सकता हूं CQ डिवाइडेड बाय CB। क्या कह सकता हूं सर? CQ डिवाइडेड बाय CB, ये भी 1/3 के बराबर होगा सर।
यानी इस पूरे का एक हिस्सा है, अगर पूरा 3 हिस्सा है तो उसका ये एक हिस्सा है। उसी तरीके से अगर ये पूरा 3 हिस्सा है तो ये एक हिस्सा है, यानी मैं बाकियों के लिए भी इस तरीके से रेशियो में बात कर सकता हूं। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है सर कि यहां पे जो डिवीजन की कहानी चल रही है ना, उस डिवीजन की कहानी में इनडायरेक्टली मुझे साइड्स के रेशियो के बारे में बताया गया है। अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, अब कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है सर कि यहां पे मुझे साइड्स के रेशियो के टर्म में इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी गई है और लास्ट की तरफ लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। बताओ कौन सी वैरायटी? तो हमें पता है सर, ये हमारे कन्वर्स वाली वैरायटी है, क्योंकि कन्वर्स वाले वैरायटी के अंदर ही हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है, उस गिवन इंफॉर्मेशन में साइड के रेशियो के टर्म्स में मुझे बताया जाता है और फाइनली लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तो कोई भी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन के सवाल के लिए आपके सिर्फ लास्ट में प्रूफ में पैरेलल की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि गिवन डाटा में भी पैरेलल की बात होनी चाहिए थी। तो क्या गिवन डाटा में आपको पैरेलल की बात कहीं पे भी दिख रही है? नहीं दिख रही है। कहीं पे भी गिवन डाटा में पैरेलल लाइनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है सर। तो अब मुझे बहुत अच्छे से सोचने के बाद यह क्लियर हो रहा है कि हमारी कन्वर्स वाली वैरायटी है, और कन्वर्स वाली वैरायटी कैसे काम करती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे जो ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट के बारे में बताया उसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी का पॉइंट पी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि यह पॉइंट पी मेरे लाइन को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि इसके 3 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं। जहां पे अगर यह पूरा हिस्सा 3 के बराबर होता तो इतना हिस्सा जो छोटा वाला हिस्सा होता है सर वो 1 के बराबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, पूरा हिस्सा 3 के बराबर है, इतना हिस्सा 1 के बराबर है, तो बचा हुआ हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। यानी इससे आप ऐसा समझ सकते हो सर कि ये पॉइंट पी मेरे लाइन ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं ये पॉइंट पी मेरे लाइन ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी कि एपी बाई ए बी बराबर 1:3। मान लो कह देता कि पॉइंट पी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का क्या मतलब होगा? बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसी बात को रेशियो के टर्म में पुट करने की कोशिश करो तो क्या बोल दोगे? तुरंत क्या दोगे? बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, इसका मतलब यह है सर कि अगर यह पूरा हिस्सा 2 है तो यह हिस्सा भी 1 है, यह हिस्सा भी 1 है, यानी कि मैं लिख सकता हूं सर AP डिवाइडेड बाई AB कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 1/2 के रेशियो में डिवाइड करा। कब? अगर पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन की बात होती। ये क्या है सर? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा सर। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था समझने का, उसको यहां पे मैंने आपको रिवाइज करके बता दिया। इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं सर। तो अब मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि यह जो वैरायटी है सर, ये कन्वर्स वाली वैरायटी है, और कन्वर्स वाली वैरायटी को कैसे टैकल करना है यह हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख कर आ चुके हैं। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो, अब मुद्दा यह है पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल प्रूफ करने के लिए भी, कन्वर्स लगाने के लिए भी अल्टीमेटली मेरे पास तो ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल तो है नहीं। तो अगेन मैंने आपको क्लास 9th में या फिर कह लो जूनियर क्लासेस में हमेशा सिखाया है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल पे बात करनी हो और सोच नहीं पा रहे हो तो हमेशा डायगोनल को ज्वाइन कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे से यह सिखाया है, अगर आपने मेरे क्लास 9th के लेक्चर्स को फॉलो किया है, कि ज्योमेट्री में अगर किसी क्वाड्रिलैटरल पे नहीं सोच पा रहे हो ना, तो किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करके सोचने की कोशिश करो, आपका काम जरूर आसान हो जाएगा, गारंटेड। तो सर की इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने फिगर पे वापस प्रोसीड करूंगा तो फिलहाल रैंडमली मान लो एक डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां पे मान लो रैंडमली मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। तो लो यहां पे मान लो मैंने रैंडमली ए से सी को ज्वाइन कर दिया। ये क्लियर है? अब आगे समझते हैं सर। अब जैसे ही मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, अब मेरे पास ट्रायंगल मिलके आ चुका है सर। तो कन्वर्स काम कैसे करता है सर? तो कन्वर्स के काम करने का तरीका यह होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर मुझे कोई लाइन दिखती है जो कि मेरे ट्रायंगल के 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होती है। तो मैं तुरंत कह देता हूं कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल रही होगी।
अब इस बात को दिमाग में रखते हुए अपने फिगर को देखा और यहां पे अपने ट्रायंगल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो बड़े ध्यान से देखना, तो यहां पे बहुत अच्छे से मुझे अपने दो बड़े ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है कि कभी भी ट्रायंगल पे सोचना है तो बड़े ट्रायंगल्स पे सोचने की कोशिश करो। तो दो बड़े ट्रायंगल्स मुझे बहुत अच्छे से यहां पे दिख रहे हैं सर, एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल और एक पिंक वाला बड़ा ट्रायंगल। तो ये दो बड़े ट्रायंगल मुझे बहुत अच्छे से यहां पे दिख रहे हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो फंडा कुल मिला के क्या है, तो कैसे प्रूफ करना है ये मुझे पता है सर। मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। यहां पे जो आपको ट्राइसेक्शन के बारे में बताया गया है सर, वहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। अगर मैं सबसे पहले अपने रेड वाले ट्रायंगल की बात करूं सर, तो पॉइंट पी ए बी का ट्राइसेक्शन है, यानी कि पॉइंट पी इस ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं सर, जो मेरा छोटा वाला पार्ट है ए पी डिवाइडेड बाई जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है सर ए बी, ए पी बाई ए बी कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा सर। इसी तरीके से अगर मैं अपने रेड वाले ट्रायंगल के साइड बीसी की बात करूंगा, ये क्या है, यहां पे पॉइंट सी है, साइड बीसी की बात करूंगा सर, तो यहां पे भी मैं कह सकता हूं कि पॉइंट क्यू ने ट्राइसेक्ट कर दिया है। यानी कि अगेन कह सकता हूं छोटा वाला पार्ट सी क्यू है, यानी कि सी क्यू डिवाइडेड बाई सी बी बराबर 1:3 हो जाएगा सर। अब भावनाओं को समझने की कोशिश करना। एपी बाई पी बी, एपी बाई ए बी बराबर सी क्यू बाई सी बी, क्या दिख रहा है सर, एपी बाई ए बी बराबर सी क्यू बाई सी बी। तो आपको रेड वाले ट्रायंगल में एक ऐसी सिचुएशन मिल रही है सर, जहां पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरी ये वाली जो लाइन पी क्यू है, इसने मेरे रेड वाले ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। और मुझे पता है ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो वाली लाइन आपके उसी रेड वाले ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो यहां से इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जा रहा है सर कि ये इसके पैरेलल है। इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल के लिए सोचूं, तो यहां पे भी मैं कह सकता हूं सर कि AS डिवाइडेड बाई AD क्या हो जाएगा सर, 1/3, क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। इसी तरीके से CR डिवाइडेड बाई CD, CR डिवाइडेड बाई CD ये भी क्या हो जाएगा सर, 1:3, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है। फिर से क्या दिख रहा है सर, ये दोनों आपस में बराबर, तो दिख रहा है सर मुझे AS बाई AD बराबर CR बाई CD। तो मैं तुरंत यहां पे कह सकता हूं कि मेरे पिंक वाले ट्रायंगल में कोई साइड SR है जो कि मेरे पिंक वाले ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करा। और मुझे पता है कि ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर, ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर ये जो लाइन हो वो आपके ट्रायंगल के बचे हुए थर्ड साइड के पैरेलल हो। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने यहां पे सर इसको इसके पैरेलल पहले प्रूफ किया, इसको इसके पैरेलल प्रूफ किया। अब ध्यान देना, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह सकता ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं सर। अब इसी तरीके से यहां पे आपने क्या कर लिया, तो आपने इनडायरेक्टली एक पेयर को पैरेलल प्रूफ कर लिया। अब आपको खुद सोचना चाहिए दूसरा पेयर कैसे पैरेलल प्रूव होगा, सोच के बताओ। तुरंत सबका जवाब आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए सर। यानी कि अगर मैं अब दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद यही पूरी कहानी रिपीट करूंगा, तो वहां से मैं इनडायरेक्टली इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। तो अब क्या दिख रहा है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जहां पे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, हेंस वी कैन से दैट क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। तो एक बहुत तगड़ा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा सवाल, और इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। उसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल अपने पढ़े हुए कंसेप्ट से हमने अपने सवाल को सॉल्व करके देख लिया, तो सवाल की पूरी कहानी यहां पे सभी को समझ में आनी चाहिए सर। अब देखो सवाल में बस इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और भी चीज इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यह है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह सवाल बिना फिगर के आ जाए सर, हो सकता है आपके एग्जाम में यह सवाल बिना फिगर के आ जाए सर। तो यहां पे इस लैंग्वेज को पढ़ के हम अपना फिगर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मान लो एग्जाम में यह सवाल बिना फिगर के आ जाए तो फिगर कैसे क्रिएट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो आपकी मर्जी है, रैंडमली कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल बना दो, बिल्कुल रैंडमली। तो बिल्कुल रैंडमली मान लो आपने अपना क्वाड्रिलैटरल बनाया,
तो अपने फिगर को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया, आपको ऐसा बनाने का मन नहीं है, अब दूसरे तरीके से बना लो, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वास करो, अल्टीमेटली आपके सोल्यूशन पे, आपके प्रूफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो रैंडमली आपने अपना क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? एबीसीडी। और मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्डर का फर्क, राइटिंग ऑर्डर का फर्क ट्रायंगल में नहीं पड़ता, लेकिन ट्रायंगल से ऊपर जितने बड़े साइड वाले पॉलीगॉन होते हैं वहां पे राइटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो क्लॉकवाइज फॉलो करो या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप किसी एक को ए मानो और उसके बाद से या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो और बाकियों को नॉमेनक्लेचर दे दो सर। तो यहां पे रैंडमली एबीसीडी इस तरीके से मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए लिख लिया। आपकी मर्जी थी, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते थे। अब गलती से भी ऐसा मत कर देना कि अपने मर्जी से यहां पे आपने इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया। साइक्लिक ऑर्डर कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आपकी मर्जी है, बस साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। क्वाड्रिलेटरल बना दिया सर। अब देखो आगे, अब अपने क्वाड्रिलेटरल में मुझे कहा जा रहा है सर कि P, Q, R and S are the points of trisection of sides AB, BC, CD and D रेस्पेक्टिवली। देखो रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है और रेस्पेक्टिवली वर्ड का मैंने आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मैंने आपको समझाया था सर कि ये मुझे बताता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। अब पहला क्या है? पहला पॉइंट P है। पहला साइड कौन सा है? AB है सर, यानी कि पॉइंट P AB के ऊपर है, यानी कि पॉइंट P कहीं AB के ऊपर है। इसी तरीके से दूसरा कौन है? पॉइंट Q है। दूसरा साइड कौन है? BC है, यानी कि पॉइंट Q BC के ऊपर है, यानी कि सर पॉइंट Q यहां पे BC के ऊपर है। इसी तरीके से तीसरा कौन है सर? तीसरा यहां पे R है। तो R किसके ऊपर है सर? तो तीसरा तीसरे के ऊपर, यानी कि CD के ऊपर है। तो R आपका कहां है सर? CD के ऊपर है। इसी तरीके से सर S कहां है? तो बचा चौथा, चौथा चौथे के ऊपर, DA के ऊपर है सर, DA के ऊपर आपका S है। अब यहां पे भावनाओं को समझने की कोशिश करना। एक ये फिगर की पॉसिबिलिटी है और फिगर की पॉसिबिलिटी है, बड़े ध्यान से चीजों को समझना। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। A B C D। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहां रखता हूं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनाना है सर, तो A के नजदीक रख के भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना सकता हूं। भावनाओं को समझना, मैं पॉइंट P को A के नजदीक रख के भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना सकता हूं और इस पॉइंट P को B के नजदीक रख के भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना सकता हूं सर। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है ना। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहां पे पॉइंट Q को C के नजदीक रख के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनाया, उसी तरीके से मैं यहां पे B के नजदीक रख के तो भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना सकता था। तो यह सिचुएशन भी बन सकती थी। तो मुद्दा यह है सर कि यह सिचुएशन नहीं बनेगी, यह वाली बनेगी। ऐसा क्यों है? इसका जवाब आपके साइड से आना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि यह सिचुएशन नहीं बनेगी। तो देखो यहां पे आगे जाके सवाल ने कुछ क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? तो आगे जाके बताया गया है सर कि ये जो आपके पॉइंट्स है ना, ये इस तरीके से अपने साइड्स पे प्लेस्ड है कि दे आर एडजेसेंट टू ए एंड सी। यानी कि यहां पे आपको क्लियर किया गया है कि आपके पॉइंट्स की प्लेसमेंट ए और सी के एडजेसेंट है, ए और सी के आजू बाजू है, ए और सी के अगल बगल है। यानी कि अपने आपको पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो ए और सी के आजू बाजू रहे। अब यहां पे जब आप यहां पे मान लो पॉइंट पी को कंसीडर कर लेते, तो क्या ये ए के आजू है? नहीं भैया, ये तो बी के आजू है। अगेन मान लो पॉइंट एस को आप यहां नहीं मान के यहां मान लेते, तो क्या ये पॉइंट ए के आजू बाजू है? नहीं है सर, ये तो पॉइंट डी के आजू बाजू है। तो यहां पे क्लियर किया गया है कि आपको अपने पॉइंट का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि वो ए और सी के आजू बाजू रहे। इसी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। अब आपको यहां पे कहा जा रहा है कि जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक पैरेललोग्राम मिलेगा। तो यहां पे चूंकि मैंने रफ हैंड से बनाया है, फ्री हैंड से बनाया, इसी वजह से आपको यह पैरेललोग्राम जैसा नहीं लग रहा है। आप प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी पे स्केल पेन का यूज करके बनाओगे तो आपको बनने के बाद यह पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, बकायदा दिखेगा। सर इतना फंडा क्लियर है? तो अगर यह सवाल बिना फिगर के आता सर, तो अब हम फिगर भी बना सकते हैं, फिगर में भी मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है। इतना सभी को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह समझा कि वैरायटी क्या है सर, और उसके बाद हमने यह समझा कि यहां पे मुझे किस तरीके से डायग्राम को बनाना है अगर एग्जाम में मुझे डायग्राम नहीं दिया जाता है। अब यहां पे सब कुछ मैंने समझा दिया है, काम कैसे करना है, लिखना कैसे है। अब यहां पे मैं आपको होमवर्क देता हूं कि प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करके आप लिख कर देखना कॉपी पे कि इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा। तो ध्यान से सुनना, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। गिवन में क्या लिखोगे सर? तो गिवन में सिंपली लिखोगे एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। क्या लिखोगे सर? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। कॉमा देके लिखोगे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस
आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। इतना लिख लिया। और कुछ गिवन था और कुछ भी मेनली गिवन नहीं है सर, मेनली यही मेरी गिवन इंफॉर्मेशन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो टू प्रूफ क्या लिखो दोगे? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके नीचे आएगा कंस्ट्रक्शन। अब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है सर, और 2 बार करना पड़ा है। सबसे पहले आपने ए और सी को ज्वाइन किया और उसके बाद आपने बी और डी को ज्वाइन किया। तो आप अपने फिगर में एक ही बार में दोनों डायगोनल को ज्वाइन करके दिखा दोगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दोगे? ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ा है जो कि सवाल ने आपको नहीं बताया था। अब कंस्ट्रक्शन के बाद थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज, तो बहुत सारी चीजें यूज हुई। सबसे पहले तो कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम का इस्तेमाल किया, उसको लिखोगे, ब्रैकेट में उसका स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद यहां पे आपको कहा गया था P इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात की गई है, तो उसको भी मेंशन करोगे कि सिंस P is the point of transections of AB, therefore we can say that AP by AB is equal to 1/3। और यही पूरी कहानी चारों के लिए बताओगे। और क्या 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 आपने यूज किया सर? और आपने एक और प्रॉपर्टी यूज की है कि if both the opposite sides of a parallelogram are parallel, we can say that it is a parallelogram। तो ये 3 प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया है, तीनों के यहां पे लिख लोगे। अब उसके बाद फाइनली प्रूफ पे आओगे, और प्रूफ कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। अब यहां पे हर चीज मैंने आपको डिक्टेट कर दी है। अब यहां पे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि स्टूडेंट्स को जितना मैंने डिक्टेट किया है हर कुछ वो अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बार बार रिपीट करो इस सवाल को, और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, जब उसको आगे पढ़ लेंगे तब वैसे सॉल्व करके देखेंगे। अभी फिलहाल इतना नोट डाउन कर लो सर। तो इस सवाल के साथ, इस शानदार सवाल के साथ अपने लेक्चर को यही पेंड करते हैं सर। तो उम्मीद कर सकता हूं आपको जितनी चीजें आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाई उसमें मजा आया होगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखें। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जहां पे आपको 1-2 चैप्टर तो फ्री में दिए जाते हैं और बाकी कंटेंट का चार्ज किया जाता है। यहां पे जो आपकी पूरी पढ़ाई है सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस नोट के साथ अपने लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।